Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th microeconomics chapter number 9 supply. आज हम इस वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 9 सप्लाई को कवर करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर डिमांड पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम उसके अंदर बात करते हैं कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर को कितना इफेक्ट पड़ता है। डिमांड बढ़ा, कैसे कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ाता है, जब उसका प्राइस क्या जाता है, कम हो जाता है तो डिमांड क्या कर देता है, कंज्यूमर बढ़ा देता है। और अगर प्राइस ज्यादा हो जाता है तो कंज्यूमर डिमांड क्या कर देता है, कम कर देता है। हमने ये किसके अंदर पढ़ा था, हमने ये डिमांड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ऐसे ही हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे हम बात करने वाले सप्लाई के बारे में। हमने डिमांड वाले चैप्टर के अंदर हमने डिमांड की बात की थी, अब सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सप्लाई की। इसके अंदर हम देखेंगे कि प्राइस अगर बढ़ता है तो आपकी सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है। प्राइस कम होता है तो आपकी सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे आगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका सप्लाई होता है वो किसके बारे में होता है, जो आपकी डिमांड होती है वो तो किससे रिलेटेड होता है, जो आपकी डिमांड है वो तो रिलेटेड होते हैं कंज्यूमर से। हम डिमांड के अंदर बात करते हैं कि आपका कंज्यूमर कितनी डिमांड बढ़ा रहा है, कितनी डिमांड कम कर रहा है। लेकिन जो हम सप्लाई बात कर रहे हैं, ये सप्लाई हम बात कर रहे हैं अपने प्रोड्यूसर बेस पे। अब सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो सप्लाई जो है डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, प्रोड्यूसर से। क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो वही तो सप्लाई करता है उस प्रोडक्ट की। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सप्लाई डायरेक्टली कनेक्टेड होता है प्रोड्यूसर से, और जो डिमांड डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, कंज्यूमर से। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम सप्लाई चैप्टर के अंदर जाए तो आप पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होता है। अगर आप सप्लाई के बारे में बोल रहे हो तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि सप्लाई हम किसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे ये सप्लाई वर्क करती है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। इधर एफटी में क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग and able to offer for sale at given price during given period of time। सप्लाई क्या है, रेफर करते, किससे रेफर करते हैं, क्वांटिटी से रेफर करते, किसकी क्वांटिटी से, कमोडिटी की क्वांटिटी से। ठीक है, जो फर्म है वो क्या है, विलिंग है उसको क्या करने के लिए, सेल करने के लिए किसी भी गिवन प्राइस के ऊपर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम एग्जांपल लें, आपकी क्या एक फर्म है, एग्जांपल ले, अगर हम आपकी फर्म है, ठीक है, ये फर्म क्या करती है, प्रोडक्ट सेल करती है। इसके क्या करते हैं, फर्म जो है प्रोड्यूस क्या करती है, आपका फर्म प्रोड्यूस करती है, आपकी फर्म जो है प्रोड्यूस करती है किसी भी कमोडिटी को। कमोडिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कमोडिटी आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, बिस्किट का भी ले सकते हो, किसी भी मशीनरी कुछ भी आप ले सकते हो, वो कमोडिटी होती है। ठीक है, आज हम देखते हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। अब क्वांटिटी की हम इसके अंदर बात करें, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग, जो फर्म क्या है, विलिंग है सेल करने के लिए किसी भी गिवन प्राइस के ऊपर। अगर हम देखें कि आपके जो मार्केट के अंदर प्राइस है कितना, 10 रुपीज है, और आपकी जो कमोडिटी का प्राइस कितना है, अगर हम देखें आपका जो प्राइस है कमोडिटी वो कितना है, 10 रुपीज है, और मार्केट के अंदर आप कितनी क्वांटिटी में कमोडिटी सेल कर रहे हो, आप 10 ही क्वांटिटी में कमोडिटी सेल कर रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपने कितने में सेल कर दिया, आपने सेल कर दिया 100। आपने क्वांटिटी सेल करी 10, और किस प्राइस के ऊपर सेल करी, 10 ही प्राइस के ऊपर सेल करी। तो इसी की हम बात कर रहे हैं। जो सप्लाई है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, जो कि फर्म जो है विलिंग है, अपने इच्छुक है, हम उसको सेल करना चाहते हैं, हम उसको सप्लाई करेंगे, आप सिर्फ सेल करो उसको। ठीक है, गिवन प्राइस के ऊपर, जो आपको प्राइस कितना 10 है, और ये 10 का वो आपका गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। पीरियड ऑफ टाइम का आपका क्या मतलब है, इधर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है सिचुएशन। अगर आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करो, एक टाइम अगर ऐसा हो कि जहां पर वॉर चल रही हो, और एक टाइम हो आपका पीस हो जहां पर। ठीक है, वॉर चल रही होगी तो आपकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स बनेंगे, आपकी जो मशीनरी होगी, आपकी जो गन्स होगी, वेपन्स होंगे, उनका प्रोडक्शन होगा, और उनके हम सेल करने वाले हैं। और उसके ड्यूरिंग आपका जो प्राइसेस है वो क्या होने वाले, हाई होने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम पर वॉर चल रही होती है। तो जो आपकी डिमांड होती है कंज्यूमर की वो ऑब्वियसली हाई होती है उस टाइम पे। अगर आप कितना भी प्राइस बढ़ा दोगे, उसके आप कितनी भी सप्लाई कर दोगे, आपका वो बिकने वाला है, क्योंकि उस टाइम वॉर चल रही होती है। ठीक है, लोगों को जरूरत होती है। ठीक है, और पीस के टाइम पर क्या था, आपकी जो नॉर्मल सिचुएशन होती है उसको हम पीस बोल देते हैं। जो नॉर्मल लाइफ है जिसके अंदर जो
प्राइस जितना गिवन होगा कमोडिटी का उसी के ऊपर आपका जो सप्लायर है वो क्या करने वाला है, सप्लाई करने वाला है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को। आई होप आपको जो सप्लाई है, सप्लाई का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सप्लाई कौन करता है, आपका जो प्रोड्यूसर होता है वही आपका सप्लाई करता है, जो फर्म होती है वो आपका क्या करती है, सप्लाई करती है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या देखना आपने, आगे क्या है, द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इज हाईलाइट्स फोर एसेंशियल एलिमेंट्स। इस डेफिनेशन के अंदर हमने क्या हाईलाइट किया है, फोर एसेंशियल एलिमेंट्स को हाईलाइट किया है। उनको आपको जरूर लिख के आना है अपनी डेफिनेशन के अंदर। फर्स्ट क्या आपका क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, क्या लिखा है ना, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ये आपको जरूर लिख के आना है। ठीक है, और क्या सेकंड वन आपका विलिंगनेस टू सेल। विलिंगनेस टू सेल का क्या मतलब है, जो आपका प्रोड्यूसर है, जो आपकी फर्म है, वो उस कमोडिटी को क्या करना चाहती है, सेल करना चाहती है। किसके ऊपर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस गिवन प्राइस के ऊपर। ठीक है, गिवन प्राइस के ऊपर, ठीक है, उसको सेल करना चाहते हैं, विलिंग है सेल करने के लिए। और हमने जब डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था, डिमांड के अंदर क्या था, जो कंज्यूमर है वो क्या विलिंग है उसको खरीदने के लिए, उसको परचेज करने के लिए। ठीक है, किसी भी डिफरेंट प्राइस के ऊपर, किसी भी गिवन ऑफ प्राइस के ऊपर। ठीक है, ये उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने डिमांड के अंदर पढ़ा था। अभी हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई क्या है, क्या सप्लायर जो आपका जो फर्म है वो क्या है, विलिंग है टू सेल करने के लिए, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी प्राइस के ऊपर, गिवन प्राइस के ऊपर। नेक्स्ट क्या था, पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बताया, पीरियड ऑफ टाइम आपका कौन सा था, मैंने फर्स्ट आपको वॉर बता दिया। अगर आपकी वॉर की सिचुएशन है तो ये भी तो आपका एक पीरियड ऑफ टाइम है। और सेकंड आपका पीस की सिचुएशन है तो ये भी क्या आपका पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या आपका मीनिंग ऑफ सप्लाई के अंदर कितने होता है, काइंड्स ऑफ सप्लाई कितने होते हैं आपकी, टू काइंड्स ऑफ सप्लाई होती है। कौन सी सप्लाई होती है आपकी, फर्स्ट होती है इंडिविजुअल सप्लाई, सेकंड वन इज मार्केट सप्लाई। जैसे कि हमने डिमांड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, मार्केट डिमांड पढ़ा था। लेकिन अब हम सप्लाई की बात करते हैं तो हम क्या बात करने वाले हैं, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करने वाले हैं, और मार्केट सप्लाई की बात करने वाले हैं। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है आपका, जो सिंगल फर्म होती है, जो सिंगल फर्म होती है, या फिर वन फर्म लिख लो, या फिर सिंगल फर्म लिख दो, जो क्या है ओनली वन है, वन फर्म की जो सप्लाई है उसको हम इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। जो वन फर्म है ओनली वही सप्लाई कर रही है किसी भी कमोडिटी को, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, इंडिविजुअल सप्लाई बोलने वाले हैं। कोई एक सिंगल जो है फर्म है, या फिर एक सिंगल जो फैक्ट्री है, या फिर एक सिंगल आपका जो बिजनेस है, वही आपको क्या करने वाला है, उसकी वही आपका सप्लाई करने वाला है मार्केट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या आपका मार्केट सप्लाई है। मार्केट सप्लाई हम किस बेस पे बोल रहे हैं, मार्केट सप्लाई हम एज ए होल बोल रहे हैं। मींस आपके जितने भी आपके जो सिंगल फर्म्स हैं उनको अगर हम ऐड कर दे, आपकी जो सिंगल फर्म होगी इधर, उनको हम ऐड करते हैं डिफरेंट सिंगल फर्म के अंदर, जैसे 1+1+1+1। ठीक है, ये जो डिफरेंट फर्म्स हैं इनको अगर हम ऐड कर दे तो आपकी मार्केट सप्लाई आ जाएगी। इंडिविजुअल सप्लाई किसकी सप्लाई होती है, ओनली सिंगल फर्म की सप्लाई को अगर हम बोले तो उसको हम इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। और अगर हम मार्केट सप्लाई की बात करें तो आपको क्या होने वाली है, टोटल ऑफ फर्म्स का, अगर हम सारी फर्म्स को टोटल करते हैं और उनकी सप्लाई को कंबाइन करते हैं, उसकी सप्लाई को जमा करते, उसकी सप्लाई को ऐड करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई बोलने वाले हैं। आगे पक्के समझ में आ गया होगा मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अभी हम देखिए आपका क्या है, सप्लाई वर्सेस स्टॉक। और सप्लाई वर्सेस स्टॉक क्या होता है ये देख लेते हैं हम। सप्लाई तो आपको पता चल गया, सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी होती है। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी विच द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। जो प्रोड्यूसर है वो विलिंग है सेल करने के लिए उस क्वांटिटी को। ठीक है, उस क्वांटिटी को सेल करने के लिए क्या विलिंग है, विच चेंजेस विद चेंज इन प्राइस वेयर एज। अब इसके अंदर क्या बोला गया, डिफरेंस बताना हमें सप्लाई के अंदर और स्टॉक के अंदर। तो इसीलिए हमने बताया कि जो सप्लाई होती है, जो प्रोड्यूसर है वो विलिंग है किसी भी सेल करने के लिए, किसी अपनी कमोडिटी को सेल करने के लिए विलिंग है, और क्या है, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है, अगर हम देखें कि आपकी जो 10 क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की, उसको क्या है, उसको सेल करने के लिए रेडी है किसी प्राइस के ऊपर, 10 प्राइस के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर बोला गया विच चेंज विद चेंज इन प्राइस। अब हमने बोला कि अगर आपका प्राइस जो है अगर बढ़ जाएगा, अगर आपका प्राइस जो है बढ़ जाएगा तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर आपका प्राइस कम हो जाएगा तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हमने डिमांड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड कम होती है, और अगर आपका प्राइस क्या होता है, कम होता है तो आपकी डिमांड बढ़ती है। लेकिन ये किसके ऊपर बेसिस था, ये ओनली कंज्यूमर के ऊपर बेस था, कि जो कंज्यूमर की
किसके, कंज्यूमर के ब्याह पड़ता है, ये हम कंज्यूमर के ब्याह पर बोल रहे थे, कंज्यूमर के फेवर के अंदर बोल रहे थे। लेकिन अभी हम सप्लाई की बात करें तो हम किसकी फेवर के अंदर बोलने वाले हैं, प्रोड्यूसर के फेवर के अंदर बोलने वाले हैं। अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका सप्लायर है, जो आपका जो फर्म है, वो क्या करेगी, अपनी सप्लाई बढ़ा देगी, अपनी सप्लाई को बढ़ा देगी, ताकि वो उसकी जो जितने भी उसकी कमोडिटी है, जितने भी उसके जो प्रोडक्ट्स है, वो हाई रेट पर बिके, उनको हाई प्रॉफिट मिले, तो वो क्या कर देगी, अपनी सप्लाई बढ़ा देगी जब उसके मार्केट के अंदर प्राइस जो होंगे ज्यादा हो रहे होंगे। लेकिन अगर प्राइस कम हो रहे होंगे किसी भी कमोडिटी के, तो वो क्या कर देगी, सप्लाई कम कर देगी। कम क्यों कर देगी, ताकि वो स्टॉक रख सके अपने उस कमोडिटी का, और जब उसके प्राइस बढ़ेंगे तो वो स्टॉक को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो वो इसलिए आपका क्या कर देते हैं, सप्लाई को कम कर देते हैं, क्योंकि उसके मार्केट के अंदर उसका प्राइस जो है रखा है, कम हो रखा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चेंज इन प्राइस, क्योंकि चेंज इन प्राइस की जैसे जो सप्लाई के अंदर चेंज आता है, वेयर एज स्टॉक इंडिकेट्स अ फिक्स्ड क्वांटिटी, जहां पर कि जो स्टॉक होता है वो क्या करता है, क्या शो करता है, हमें फिक्स्ड क्वांटिटी शो करता है। जो क्या इंडिकेट करता है, फिक्स्ड क्वांटिटी इंडिकेट करता है। इसके अंदर हमने क्या देखा था, इसके अंदर बोला था कि हमने अगर प्राइस बढ़ता है तो आपकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। लेकिन आपका जो स्टॉक है, स्टॉक का सप्लाई के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जो सप्लाई का स्टॉक के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप एग्जाम्पल लो, आपका एक क्या है, गोडाउन है, आपका एक गोडाउन है, उसके अंदर आपके कितने पीस, आपके मान लीजिए आपके जो है 10, आपकी क्या है 10 कमोडिटीज वहां पर क्या स्टोर है। वैसे तो बहुत ज्यादा स्टोर होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि 10 कमोडिटीज वहां पर स्टोर है, ठीक है। अभी आप बात करोगे, अगर आप पूछोगे किसी से अपने गोडाउन के अंदर कितनी क्वांटिटी अभी रखी हुई है, तो आप 10 ही बताने वाले हो, क्योंकि वो फिक्स्ड क्वांटिटी होने वाली है, ठीक है। फिक्स्ड क्वांटिटी होने वाली है, तो उसको क्या होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर ही इंडिकेट करते हैं कि हमारा स्टॉक कितना रह गया है। हमारा 10 क्वांटिटी का हमारा जो स्टॉक है वो रह गया है, 10 कमोडिटीज अभी पड़ी हुई है, 20 कमोडिटीज अभी रखी हुई है, 30 कमोडिटीज अभी रखी हुई है, डजेंट मैटर। आपका जो स्टॉक क्या होता है, इंडिकेट करता है फिक्स्ड क्वांटिटी को, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगर देखें सप्लाई रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम, जो सप्लाई होती है वो किससे रिलेटेड करती है, पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करती है। सप्लाई किससे रिलेट करती है, पीरियड ऑफ टाइम से। अगर आपका जो वॉर चल रही होगी, आपका पीस का समय चल रहा होगा, तो हर एक समय पर आपकी जो सप्लाई होती है वो चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। अगर वॉर की सिचुएशन होगी तो आपकी सप्लाई वेपन्स, गन्स इनकी होने वाली है। और अगर आपका जो पीरियड ऑफ टाइम है वो पीस चल रहा होगा, तो आपकी ब्रेड एंड बटर की होने वाले, जो कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर एज स्टॉक रिलेटेड टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो सप्लाई होती है वो पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करती है, और जो स्टॉक होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करता है। अगर हम बात करें, आपके एग्जांपल इसी का लेते हैं, हमारा गोडाउन है, उसके अंदर हमारे 10 पीसेस रखे हुए हैं, ठीक है, 10 पीसेस रखे हुए हैं, तो आप क्या बात करोगे, आप बोलोगे कि आपका जो 4 पीएम है, 4 पीएम पर आपको क्या करना है, आपका ऑर्डर आ गया, ठीक है, आपका कोई भी ऑर्डर आ गया है कि आपको इतने प्रोडक्ट का खींचिए ऑर्डर चाहिए, तो फिर आप क्या बात करने वाले हो, अपने स्टॉक, अपने जो हमारा जो गोडाउन है उसके अंदर कितना रखा हुआ है 4 पीएम। अगर आपको 4 पीएम पर ऑर्डर आ गया है, तो आप तभी बात करने वाले हो कि आपके गोडाउन के अंदर कितना आपका जो सामान है वो रखा हुआ, कितनी कमोडिटीज आपके पास अवेलेबल है। तो क्या बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, आपके पास स्टॉक कितना है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन सप्लाई के अंदर ऐसा नहीं होता। सप्लाई के अंदर हम क्या बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, कि हम क्या है, इस मंथ में 1 मंथ के अंदर हमारी कितनी सप्लाई बढ़ जाएगी, हमारी इस 2 मंथ के अंदर कितनी सप्लाई हमारी कम हो जाएगी, हमें ऐसे बात करते हैं, ये क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। लेकिन हम स्टॉक के अंदर बात करते हैं कि आपकी कल, अगर माने कि आप बोलते पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, अगर आपका 4 पीएम पर हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, 5 पीएम पर हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, 6 पीएम पर आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं इधर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टॉक और सप्लाई के अंदर का डिफरेंस। अगर हम देखिए नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। लेकिन ये क्या प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, क्या आपका डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अगर हम पढ़े किसके अंदर, इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर, आपकी दो टाइप की होती है, किसके क्या टाइप के होते हैं, फर्स्ट आपकी इंडिविजुअल सप्लाई होती है, सेकंड होती है आपकी मार्केट सप्लाई होती है। अभी मार्केट सप्लाई का हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम इंडिविजुअल सप्लाई को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल सप्लाई के आपके जो डिटर्मिनेंट्स है, जो फैक्टर इफेक्टिंग्स होते हैं, जो क्या करने वाले हैं, जो अपनी सप्लाई को इफेक्ट करने वाले हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। ये हमने डिमांड वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि आपकी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स जो वो इफेक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगर देखें इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर आपके डिटर्मिनेंट्स जो आपकी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, वो क्या कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी।
आपका प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी कितना है वो आपको क्या करने वाला, आपकी सप्लाई को क्या करने वाला है, इफेक्ट करने वाला है। एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन किसको बोलते हैं, अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है, और अगर आपका प्राइस कम होता है तो आपकी सप्लाई भी क्या होती है, कम होती है। इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। लेकिन वेयर एज अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड के अंदर आपका कैसा रिलेशन था, डिमांड के अंदर आपका इनवर्स रिलेशन होता था। इनवर्स रिलेशन किसको बोलते हैं, अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड आपकी कम होती है, और प्राइस कम होता है तो आपकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। लेकिन आपको बात कर रहे हैं सप्लाई की, तो सप्लाई का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम बात करें प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी की। अगर हमारी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा तो आपकी सप्लाई क्या आने वाली है, बढ़ने वाली है। और अगर आपके प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी का प्राइस जो कम होगा तो आपकी सप्लाई क्या होने वाली है, कम हो जाने वाली है। अभी इसके अंदर एक जर्नल, जो आपकी जर्नल मेथड है, जर्नल आपकी नॉलेज काम करती है कि अगर आपको प्राइस है, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, अगर आप एक सप्लायर हो, तो आप कब सप्लाई ज्यादा करने वाले हो। आपको पता होना चाहिए जब आपका जो प्राइस है वो क्या है, मार्केट के अंदर बढ़ जाएगा। आपका प्राइस जो है, कमोडिटी का प्राइस जो है, मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, उसका प्राइस, उसका क्या है, उसकी प्राइस ज्यादा हो गया है, तो उसकी सप्लाई कैसे हो जाएगी, उसकी सप्लाई भी हम ज्यादा कर देंगे ताकि हम हाई प्रॉफिट जनरेट कर सके कम क्वांटिटी सेल करके। ठीक है। और प्राइस का जो, अगर आपका प्राइस कम हो जाता है तो हम सप्लाई क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों सप्लाई कम कर देते हैं, जनरल सी बात है, अगर आपकी सप्लाई कम होगी मार्केट के अंदर, ठीक है, तो आपका जो कंज्यूमर होगा उसकी क्या होती जाएगी, उसकी जो डिमांड है क्या होती जाएगी, कलेक्ट होती जाएगी। कलेक्ट होती जाएगी मीन उसका प्राइस कम है, लेकिन उसकी जो सप्लाई है उसकी भी पीछे से कम आ रही है, सप्लाई आपकी कम आ रही है, तो आपकी डिमांड जो आप क्या करते जाओगे, कलेक्ट करते जाओगे। ठीक है, कलेक्ट करते जाओगे क्या मतलब है, आप एक साथ उसकी डिमांड करने वाले हो बाद में। जब उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो आपकी अगर डिमांड आपके आ रही है तो जो प्राइस ज्यादा है तो आपकी सप्लाई आप क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, ताकि उसका जो आपका जो प्रॉफिट है वो हाई प्रॉफिट हो। अगर आपका प्राइस कम है तो जो सेलर है, जो आपका प्रोड्यूसर है, उसको क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, इसीलिए वो सप्लाई को क्या कर देता है, कम कर देता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नेक्स्ट देख दो, नेक्स्ट क्या आपका प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट। अब हम इसके अंदर क्या बात करें, इसके अंदर बात करें इनपुट्स की। इनपुट्स क्या क्या होता है, आपके इनपुट्स होते हैं आपका रॉ मटेरियल होता है। इनपुट्स आपका फर्स्ट वन होता है। अगर आपका रॉ मटेरियल की बात करो तो रॉ मटेरियल होता है, और क्या क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल हो गया, आपका जितने भी आपके इनपुट्स लगते हैं। अगर आप मानते हो कि आपकी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर क्या बना रहे हो, बिस्किट बना रहे हो। अगर आप बिस्किट बना रहे हो तो बिस्किट के अंदर जितने भी आपके रॉ मटेरियल लगते हैं, ठीक है, अगर आपकी रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो ज्यादा हो जाए, अगर आपके रॉ मटेरियल का प्राइस क्या ज्यादा हो जाए तो आपकी क्या होने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होने वाला है। आपको पता है, अगर आपका पीछे से जो आपका रॉ मटेरियल पहले आपका 10 रुपीज का आता था, तो आप प्रोडक्ट कितने में बना देते थे, आप 20 रुपीज में बना देते थे। लेकिन अब आपका जो रॉ मटेरियल वही 20 रुपीज का आ रहा है, तो बेसिक बात है कि जो आपका क्या होने वाला है, आपका जो प्रोडक्शन, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो क्या होगा, बढ़ गया है। मींस रॉ मटेरियल अगर आप ज्यादा बना रहे हो तो आप क्या होना, आगे कितने में सेल करने वाले हो, आप बेसिक बात है, अगर आप 30 में सेल करने वाले हो, 40 में सेल करने वाले हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका क्या होगा, प्राइस का क्या होगा, ज्यादा हो गया है। ठीक है, आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। तो इसी के लिए बात की जा रही है कि जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है तब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाता है, जहां पर आप पहले 10 रुपीज लगा रहे थे, अब वहां पर आप 20 रुपीज लगा रहे हो। और ऐसे ही रॉ मटेरियल की जगह अगर आप लेबर ले लो, अगर आप लेबर ले लो, लेबर आपकी एक्सपेंसिव हो गई है। मान लीजिए आपकी लेबर का प्राइस जो क्या है, बढ़ गया, पहले आप 100 रुपीज पे कर रहे थे, अब 200 रुपीज पे कर रहे हो, तो आपका डायरेक्टली इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही पड़ रहा है। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। आपको किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में क्या हो रहा है, आपका जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी तो आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका कॉस्ट ज्यादा आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। क्यों कम होने लग जाएगी, आप पहले प्रोडक्ट 10 रुपीज में सेल करते थे, अभी आप क्या है, अभी आपका क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल कितने का होगा, 20, आप कितने में 10 रुपीज का आपका क्या था, प्रोडक्ट बनता था, और 20 में आप सेल करते थे। लेकिन अभी आप 20 रुपीज का जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हो, तो ये क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने से बढ़ गई आपकी, 10 रुपीज से आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गई है। तो आप सेल कितने में करने वाले हो, आपके इधर कितने बच रहे थे, आपके 10 रुपीज बच रहे थे। एवरेज सेल पर आप कितने बच रहे थे, 10 रुपीज बच रहे थे। लेकिन अभी आप कितने में बेचने वाले हो, 30 रुपीज के अंदर बेचने वाले हो। अभी आप, क्योंकि आप 40 रुपीज में कोई भी शो खरीदने नहीं वाला है, 30 रुपीज क्या है, एंड है।
₹30 क्या है आपका लास्ट प्राइस होने वाला है। ₹40 के अंदर आपका जो कंज्यूमर उसको खरीदने नहीं वाला है, तब क्या करने वाला है, ₹30 में देने वाले उसको, ठीक है। तभी आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी क्या होने लग गई, कम होने लग गई है। अगर प्रॉफिट कम होगा तो आप सप्लाई क्या कर दोगे, इसकी कम कर दोगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट ही कम हो रहा है अभी, तो सप्लाई क्या होने वाली है, एट द एंड कम ही होने वाली है। इसी का उल्टा अगर लो, आप इसी का उल्टा लेते हैं, अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वो अगर आपके सस्ते हो जाए, रॉ मटेरियल या फिर लेबर की जो कॉस्ट आती थी वो आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर क्या हो जाए, सस्ते हो जाए। पहले आपका जो प्रोडक्ट हम ₹10 में बनाते थे, क्यों बनाते थे ₹10 में, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी आपका कितने में आता था, 10 में आता था। तो 10 में आपका रेडी हो रहा था प्रोडक्ट, और आप 20 में उसको सेल कर रहे थे, मीन ₹10 का आपको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अभी आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने में बन जाता है, आपका ₹5 के अंदर बन जाता है। आपके जो रॉ मटेरियल है वो कितने हो गए, 5 हो गए, तो ₹5 के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाता है। अभी आप सेल कितने में करने वाले हो, उसको सेल तो आप ₹20 में ही करने वाले हो, आप कम तो करोगे नहीं कि प्राइस क्या, आपका रॉ मटेरियल कम होगा तो हम प्राइस कम कर देते हैं, कम तो नहीं करने वाले हो, आप उतने में ही बेचने वाले हो आपके प्राइस को। अभी आपको कितने में प्रॉफिट हो रहा है, आपको ₹15 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट क्या हो गया, आपका ज्यादा हो गया, ठीक है। इसके क्या कैसे हुआ आपका ये ज्यादा, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या गया, कम हो गया है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको क्या हो गया है, कम हो गया है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, तो आप सप्लाई भी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। अगर बिजनेस के पास मनी होगी, बिजनेस प्रॉफिट में होगा तो सप्लाई जरूर बढ़ा देगा। अगर बिजनेस जो प्रॉफिट भी नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो क्या होने वाला है, उसकी सप्लाई ऑलरेडी डाउन होने वाली है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा सप्लाई के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर सप्लाई के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है आपका, अगर आपके रॉ मटेरियल्स जो है, आपका जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर के अंदर आपका क्या आता है, लेबर आता है, रॉ मटेरियल आता है। फिक्स्ड फैक्टर के अंदर आपका क्या आता है, मशीनरी आती है, मशीनरीज वगैरह आती हैं। अगर आप देखो कि आपका मशीनरी का प्राइस बढ़ गया है तो आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपना प्राइस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपको कई क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपका जो सप्लाई के ऊपर है वो कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। रॉ मटेरियल बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रॉ मटेरियल कम होने से प्राइस, उसका प्राइस कम होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर। अभी हम अगर देखें आगे, आगे क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई का क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड होती है, इफ टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। आपको क्या याद रखना है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो होगी वो क्या होगी, आउटडेटेड हो जाती है, मीन्स आपके जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहे हैं, आपसे अच्छी टेक्नोलॉजी का अगर आपका उपयोग कर रहे हैं, आपसे अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास है, लेकिन आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो गई है, अब कॉम्प्लेक्स हो गई है, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया, वो आउटडेटेड है क्योंकि, ठीक है। और अभी अगर आप देखो कि आपकी जो मशीनरी आ गई है, पहले आपकी मशीनरी कैसी थी, आपकी जो पहले मशीनरी थी वो कैसी थी, आपकी जो पहले मशीनरी थी वो आपकी मैन्युअली यूज होती थी। कैसे यूज होती थी, मैन्युअली, मीन्स क्या थी, मशीनरी के ऊपर आपको कितने लेबर लगाने थे, आपको 2 लेबर्स लगाने पड़ रहे थे। आपको क्या लगाने पड़ रहे थे, आपको 2 लेबर्स लगाने पड़ रहे थे उस मशीनरी को स्टार्ट करने के लिए, या फिर उस मशीनरी को देखभाल करने के लिए, उस मशीनरी में सब काम करने के लिए आपको 2 लेबर्स की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। लेकिन अब जो आ गई मशीनरी आपकी ऑटोमेटिक आ गई है, आपकी जो टेक्नोलॉजी वो आ गई है, क्या आ गया, ऑटोमेटेड आ गई है। अभी मशीनरी भी ऑटोमेटिक होगी, आपके जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही क्या हो गया, इंप्रूव हो गया, वास्ट हो गया, क्या हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा आ गई है। तो अब क्या करने वाले, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ने वाला है, जब आप मशीनरी ले रहे थे, आप आउटडेटेड मशीनरी यूज कर रहे हो, उसको कैसे हम चला रहे हैं, मैनुअली चला रहे हैं, और मैनुअली चला रहे हैं किसकी हेल्प से, 2 लेबर्स की हेल्प से, मीन्स यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी भी कॉस्ट आ रही है, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी जो सप्लाई हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको बढ़ जाता है तो अपनी सप्लाई क्या होने वाले है, कम होने वाली है। ये आपको ऊपर भी मैंने बता दिया था क्यों कम होने वाली है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी आपका सेकंड कंडीशन अगर हम देखें, सेकंड क्या आपका, इफ टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड एंड इंप्रूव्ड। अभी हम देखते हैं कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो मशीनरी है, जो मशीनरी लेके आए हो कैसे लेके आ गए हो, आप ऑटोमेटिक मशीनरी लेके आ गए हो। कैसी मशीनरी लेके आ गए हो, आप ऑटोमेटिक लेके आ गए हो, ऑटो, ठीक है। वो क्या चलती है, ऑटोमेटिक चलती है, उसके ऊपर आपको कोई भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लग नहीं रही आपकी, आपके वेरिएबल फैक्टर्स उसके ऊपर नहीं लग रहे हैं आपको, उसको क्या है,
क्या नई लेबर, उसके ऊपर लेबर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो आपकी लेबर की जो क्या हुआ कॉस्ट जो सेव हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है आपका इधर कम हो रहा है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो आपकी सप्लाई क्या जाती है, बढ़ जाती है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, तो आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। अगर हम इसको दूसरे क्या है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका क्या है, अगर हम देखें सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखो कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ा रहा है, मींस कह रहा है आपकी जो पैसे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपका क्या है ज्यादा खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो उसकी सप्लाई कम कर रहे हैं। सप्लाई क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो पहले कितना बिकता था, आपका 10 रुपीज का बिकता था, लेकिन अब जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गया, 20 रुपीज पर शिफ्ट हो गया, मीन 10 रुपीज उसका क्या बढ़ गई है। आप कितने में सेल करते थे पहले, अब मान लीजिए आपके प्रोडक्ट आप सेल करते थे 25 रुपीज में, ठीक है, आप 25 रुपीज में उसको सेल करते थे, ठीक है। अभी अगर देखिए आपका जो रॉ मटेरियल है वो कितने से बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10 रुपीज से बढ़ गया, मीन आपका 20 तो आपको बनाने में लग रहा है, और आप सेल कितने में करने वाले हो, 25 के अंदर ही, क्योंकि हम इतनी जल्दी चेंजेस नहीं कर सकते मार्केट के अंदर कि हमारा कंज्यूमर क्या है, क्या हो जाए, आपका जो कंज्यूमर है वो क्या है, क्या होगा, एक पॉइंट पर क्या होगा, सेटल हो गया है, उसको पता है कि जो ये इस प्रोडक्ट का प्राइस 25 रुपीज ही होता है, हम इसको इतनी जल्दी बढ़ा नहीं सकते, तो आपका 25 के अंदर ही आप क्या करने वाले हो, उसको सेल करने वाले हो। तब आपका पहले प्रॉफिट होता था आपका कितने का, आपको पहले प्रॉफिट होता था 15 रुपीज का, अब आपका प्रॉफिट हो रहा है ओनली 5 रुपीज का, ठीक है। अभी आपको प्रॉफिट 5 रुपीज का हो तो आप सप्लाई क्या कर दोगे, आप सप्लाई ही कम कर दोगे मार्केट के अंदर। सप्लाई क्यों कम कर दोगे, जब तक आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम नहीं हो जाता तब तक आप सप्लाई क्या करने वाले, कम करने वाले हो, क्योंकि आप क्या हो रहा है, एक तरीके से आपको इधर लॉस ही हो रहा है। जो प्रोडक्ट आप 15 रुपीज का बेचते थे अब वो आप 5 रुपीज का बेचते हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपको इधर कितना लॉस हो रहा है, आपको 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर वो क्या करेगा, वेट करेगा आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करने में, कम करने के लिए वेट करेगा, पहले आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगा, फिर उसकी सप्लाई क्या कर देगा, मार्केट के अंदर बढ़ा देगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको जो सा अच्छा लगता है आप उसी तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई भी फायदा नहीं है। अब अभी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अभी हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसके अंदर क्या मान रहे हैं हम, टैक्सेस और सब्सिडीज को मान रहे हैं। अगर आप क्या करोगे, अगर आप टैक्सेस का एग्जांपल लेते हो, इफ टैक्सेस डिक्रीजेस, अभी आपको पता है कि अगर आपके टैक्सेस जो कम हो जाएंगे, अभी हम देखिए अगर आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है आपका 10 रुपीज के अंदर बन रहा था, और उसके ऊपर जो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है 10 रुपीज के ऊपर, आपका 10 रुपीज के ऊपर बन के रेडी हो गया था, अब मार्केट के अंदर उसको कितना सेल कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो आप 25 कितना 25 रुपीज का। अब इस 25 रुपीज के अंदर से जो गवर्नमेंट आती है बीच के अंदर, गवर्नमेंट आ जाती है आपके बीच के अंदर, गवर्नमेंट बोलती है कि हमें क्या चाहिए, हमको 5 रुपीज एज ए टैक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, 5 रुपीज एज ए टैक्स चाहिए। तो आप कितने में सेल कर रहे हो, एक्चुअली तो आप 20 रुपीज का सेल कर रहे हो उसको, 5 रुपीज तो गवर्नमेंट ही ले गई, 5 रुपीज तो गवर्नमेंट ही ले गई है, तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली तो आप 20 रुपीज का ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मीन्स आपको प्रॉफिट तो एक्चुअली 10 रुपीज का ही हो रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर हम देखें आपका जो टैक्सेस है वो आपके बढ़ जाए, अगर हम बात करें कि आपके टैक्सेस क्या हो गया, इधर हम बात करते हैं टैक्सेस अगर हमारे कम हो जाए, ठीक है, अभी आप 5 रुपीज अगर वो गवर्नमेंट ले रही है, तो अगर हम देखें कि आपके अगर टैक्सेस कम हो जाए, मीन 5 से अगर गवर्नमेंट बोले कि हम आगे से 5 रुपीज नहीं लेंगे, हम आगे से 5 रुपीज नहीं लेंगे, हम आपसे कितना रुपीज लेने वाले हैं, ओनली 1 रुपीज लेने वाले हैं, हम आपसे ओनली 1 रुपी लेंगे पर प्रोडक्ट पर, ठीक है। अब आप कितने का सेल कर रहे थे उसको, 25 रुपीज का सेल कर रहे थे, उसके अंदर से सिर्फ 1 रुपी गवर्नमेंट ने ले लिया, तो आपको कितने बच रहे हैं, आपको 14 रुपीज तो बच रहे हैं, एज इट इज आपको 14 रुपीज क्या हो गया, आपको पर प्रोडक्ट बच गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है, ठीक है। आपको क्लियर होगा, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। कम कैसे हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा रही है, कोई भी अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती तो आप क्या करते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आपका ज्यादा हो जाता, अगर आपके टैक्सेस ज्यादा तो इंक्रीज हो जाते। अगर हम एग्जांपल लें, आपके रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, अगर हम देखिए आपका रॉ मटेरियल 50 रुपीज का आता था, अब 50 रुपीज का एज इसके अंदर से गवर्नमेंट के टैक्सेस ऑलरेडी कट के आते थे, 50 रुपीज आता था। अभी आपको देखिए कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्सेस कितने बढ़ा दिए, 10 रुपीज से बढ़ा दिए, 10 रुपीज बढ़ा दिए, तो जो रॉ मटेरियल आपको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है,
रॉ मटेरियल सेल करने वाला आपको कितने में सेल करेगा, 60 रुपीज के अंदर सेल करेगा, क्योंकि उसको अपने टैक्सेस भी तो निकालना है। तो बोलेगा कि मैं तो आगे से 60 रुपीज का ही देने वाला हूँ आपको रॉ मटेरियल, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। ठीक है, अब ये क्या होगा, आपका 60 रुपीज आ गया। आपको प्रोडक्ट पहले 10 रुपीज का बनाते थे, ठीक है, पहले आप कितना बनाते थे, अगर हम 50 रुपीज के अकॉर्डिंग तो आपको 60 रुपीज का अगर प्रोडक्ट बनाते थे, तो अब कितना बनाने वाले हो आप, कितने बनाने वाले हो, आपका 70 रुपीज का बनने वाला। क्यों 70 रुपीज का बनने वाला, क्योंकि 60 रुपीज आपका क्या है, रॉ मटेरियल ही लग गया है। मीन्स आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गई है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो आपकी सप्लाई क्या जाती है, कम हो जाती है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कम हो जाती है, तो आपकी सप्लाई क्या जाती है, बढ़ जाती है। ये आपको याद रखना है। और अगर हम एग्जांपल लें एज ए सब्सिडीज का, अगर हम सब्सिडीज बोले, सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज एक इंसेंटिव होता है जो कि गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट देती है ओनली कंज्यूमर्स को। जो कंज्यूमर्स होते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी मिलते हैं सब्सिडीज। ठीक है, जो सब्सिडीज होती है एज ए गवर्नमेंट ग्रांट होती है या फिर गवर्नमेंट की क्या होती है, इंसेंटिव्स देती है गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम देखिए आपकी जो सब्सिडीज है वो बढ़ जाए तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने वाला है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम क्यों होने वाला है, क्योंकि आपकी सब्सिडीज है वो ज्यादा हो गई है। ठीक है, सब्सिडीज मीन आपको जो गवर्नमेंट पहले पे करती थी 10,000 रुपीज, अब गवर्नमेंट कितनी पे करने वाला है, 20,000 रुपीज पे करने वाली है। अगर आप 20,000 पे करने वाली है तो आपकी सब्सिडीज तो बढ़ गई है इधर, तो आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन क्या जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आप इस 10,000 का जो गैप है इसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लगा दोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी जो सब्सिडीज है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, कम कैसे हो जाए, पहले जो गवर्नमेंट है 20,000 रुपीज आपको देती थी एज ए इंसेंटिव, और 10,000 रुपीज देने लगी है। अगर आपकी 10,000 रुपीज पे कर रही है तो मीन्स क्या कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या आने वाला है, बढ़ने वाली है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसके कारण आपकी जो सप्लाई है वो क्या जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपकी सप्लाई क्या जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या, हमारा क्या है, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के कौन सा है, गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। गोल या फिर ऑब्जेक्टिव, हम गोल भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं किसी भी फर्म का। अभी क्या है, गोल क्या होता है आपका, गोल होता है सप्लाई इंक्रीजेस एट द हायर प्राइस एज इट फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सप्लाई क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कब इंक्रीज हो जाती है, हायर प्राइस के ऊपर, जब जो आपकी जब आपकी जो फर्म है क्या हो जाती है, उसकी जो प्राइस एज ए फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, जब उसका जो प्राइस है क्या होता है, फुलफिल कर रहा हो उसके ऑब्जेक्टिव को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। अगर हम देखें आपका जो गोल है, गोल आपका क्या है, अगर आप बोलोगे कि आपका गोल है हम 1 ईयर के अंदर, हमें 1 ईयर के अंदर 1 लाख रुपीज अर्न करने हैं, फर्म का ये गोल हो गया, उसको 1 लाख रुपीज अर्न करने हैं। ठीक है, अभी आपको क्या कर रहे हो, 1 लाख रुपीज आपको अर्न तो करने हैं। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो 10 रुपीज का, तो ऐसे तो आपको जो अर्न करने में आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। या फिर 10 की जगह आप इधर 1 रुपीज लगा लीजिए, आपको क्या लगाने है, आपको 1 रुपीज लगाना है। तो आप क्या करने वाला, प्रोडक्ट सेल करने वाले पड़ेंगे, कितने प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे आपको, 1 लाख प्रोडक्ट ही सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपका क्या होने वाला है, 1 लाख का जो गोल है वो आपका कंप्लीट होने वाला है। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसका प्राइस बढ़ा देते हो, प्राइस बढ़ा देते हो, प्राइस कितना बढ़ा देते हो, आप प्राइस बढ़ा देते हो, मार्केट के अंदर आपका जो प्राइस है बढ़ जाता है, उस 1 रुपीज के प्राइस का आपका प्राइस होता है 50 रुपीज हो जाता है। अगर आपका 50 रुपीज हो जाता है, जो डिफरेंट आता है, डिफरेंस कितना था, 49 रुपीज का। अभी एक प्रोडक्ट आपका 49 रुपीज ऊपर बिक रहा है, मीन 49 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 लाख रुपीज आप इजीली करने वाले हो 1 ईयर के अंदर। आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, आपका जो गोल है, गोल के अकॉर्डिंग जो आपके हाई इंक्रीज सप्लाई होती है, आपकी जो सप्लाई है उसको बढ़ा देते हो एट ए हायर प्राइस के ऊपर भी। अगर आपका प्राइस कितना था 49 होगा तो आप सप्लाई क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, सप्लाई बढ़ा दोगे। क्यों बढ़ा दोगे, ताकि आपका जल्दी आपका जो गोल है वो पूरा हो जाए, आपके जितने प्रोडक्ट है वो सारे बिक जाए। सप्लाई आप जितनी बढ़ाते जाओगे उतने आपके बिक रहे हैं, तो क्या है, जल्दी जल्दी आपके सारे गोल आपका पूरा हो जाए। और वेयर अगर हम देखें, आप क्या कर रहे हो, अगर आप 49 अगर आप पहले 50 का बेच रहे थे, अब वो 1 रुपीज का हो गया है, तो आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कम कर रहे हो। सप्लाई क्यों कम कर रहे हो, सप्लाई इसलिए कर रहे हो ताकि आप वेट कर सको। आप वेट कर रहे हो कि आपका जो मार्केट के अंदर प्राइस है क्या बढ़ जाए, और तभी हम क्या करें, सप्लाई बढ़ा दें ताकि आपका 1 लाख का जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए। तो गोल क्या है, इंपोर्टेंट है। गोल किसके लिए, फर्म के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। गोल्स क्या, गोल के ऊपर क्या है, गोल से आपका जो सप्लाई के ऊपर क्या क्या पड़ता है, आपका ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है। अगर हम देखें नेक्स्ट आपका, विद चेंज इन ट्रेंड सम फर्म आर विलिंग टू सप्लाई मोर इवन एट
दोज प्राइसेस विच डू नॉट मैक्सिमम देयर प्रॉफिट। अब इसके अंदर बोला गया है चेंज इन ट्रेंड। अगर आप फैशन इंडस्ट्री के अंदर हो, अगर आप फैशन इंडस्ट्री के अंदर हो तो आप क्या कर रहे हो, आप क्लोथ सेल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्लोथ सेल कर रहे हो। अभी आपके जो क्लोथ है वो क्या हो गया, आउट ऑफ ट्रेंड चले गए, नया ट्रेंड आ गया। फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो ट्रेंड होता है वो जल्दी 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 फास्ट फास्ट चेंज होता है। अब ये क्या गया, ये क्लोथ के अंदर आपका जो आपने जितना प्रोडक्शन जो किया था क्लोथ का वो आउट ऑफ ट्रेंड चला गया है। तो अब आप क्या करने वाले हो, आप उसकी सप्लाई क्या करने वाले हो, बढ़ा देने वाले हो। चाहे उसका प्राइस कितना भी कम हो, आप फिर भी उसकी सप्लाई क्या करने वाले हो, ज्यादा करने वाले। क्यों ज्यादा करने वाले हो, चाहे उसके आप उस चीज से आपको क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो, तब भी आप उसकी सप्लाई क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। क्यों सप्लाई इंक्रीज कर रहे हो, ताकि आपका जो क्लोथ है वो बिक जाए और आप न्यू ट्रेंड के ऊपर स्विच कर सको। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो, इसलिए इसके अंदर बोला गया कि जो फैशन है उसका भी क्या होता है, जो ट्रेंड है विद चेंज इन ट्रेंड, ट्रेंड का भी उसके ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, किसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर। आए क्लियर हो गया होगा। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या आपका नंबर ऑफ फर्म इन मार्केट। नंबर ऑफ फर्म की बात हो रही है इन मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने किसकी बात की थी, अभी तक हमने बात की थी इंडिविजुअल सप्लाई की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर हमने देखा था कि जहां पर ओनली हम सिंगल फर्म की बात करते हैं, ओनली किसकी बात करते हैं, सिंगल फर्म की। अब हम मार्केट क्या कर रहे हैं, मार्केट सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, एवरी सिंगल फर्म, एवरी सिंगल फर्म को हम क्या करने वाले हैं, ऐड कर देने वाले हैं। जितनी भी फर्म होगी, जितना भी टोटल ऑफ सिंगल फर्म होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, मार्केट सप्लाई बोलने वाले हैं। उनकी मार्केट सप्लाई, उनकी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई बोलते हैं। अब आपके जो डिटर्मिनेंट होते हैं मार्केट सप्लाई के, वो क्या क्या होते हैं, जो हमने इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर पढ़े वो तो आपके होते ही होते हैं मार्केट सप्लाई के अंदर भी, और उससे थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं। वो एक्स्ट्रा हमारे क्या है, नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट। अब इसके नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट का क्या मतलब है, अगर आपको पता है आपकी मार्केट के अंदर, आपकी मार्केट के अंदर क्या है, फर्म ओनली वन है। अगर आपकी मार्केट के अंदर फर्म ओनली वन है तो उसकी जो सप्लाई होगी, उसकी सप्लाई कितनी होगी, उसकी सप्लाई क्या होने वाली है, लिमिटेड होने वाली है। उसकी सप्लाई क्या होने वाली है, लिमिटेड होने वाली, मीन्स उसकी जो सप्लाई है वो क्या होने वाली, कम होने वाली है। लेकिन अगर आपकी मार्केट के अंदर जो फर्म है वो कितनी हो जाए, 100 हो जाए, तो आपकी 1000 हो जाए, तो उसकी फर्म क्या होने वाली है, उसकी सप्लाई क्या होने वाला है, प्रोडक्ट की क्या होने वाला है, बढ़ जाने वाले है। सप्लाई क्या होने वाली है, कमोडिटी की बढ़ने वाली है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरा तरीका क्या आपका, सेकंड मेथड अगर हम देखें, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम देखते हैं कि एक फर्म, जो फर्म है, अगर हम देखते हैं 100 फर्म है ओनली, तो 100 फर्म क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, सेल क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। कितने में, वो 1 के अंदर बना रहे हैं और वो 100 रुपीज के अंदर एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इसको देखने से जो अदर जो पीपल है वो क्या बोल रहे हैं, वो भी क्या करने लग गए, इसी प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। कितने में, वो 1 में ही बना रहे, वो 100 में ही बेच रहे हैं। तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको 99 का प्रॉफिट हो रहा है हर एक को। तो उसी के चलते आपकी क्या होगी, आपकी जो फर्म है वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आ गई है। आपकी फर्म कितनी आ गई, आपकी बहुत ज्यादा फर्म्स आ गई है। तो अगर बहुत ज्यादा फर्म आ जाएंगी तो आपकी सप्लाई भी क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी उस कमोडिटी की। ठीक है, फिर ऐसे अगर हम दूसरा देखें, आपकी फर्म क्या हो गई, कम हो गई है। जब आप क्या कर रहे हो, उसको 100 रुपीज का बना रहे हो और आपका सेल कितने का हो रहा है, 9 रुपीज। अगर आप देखें सेल आपका 10 रुपीज का हो रहा है, मीन्स आपको कितने का लॉस हो रहा है, आपको 90 का लॉस हो रहा है। तो आपकी फर्म्स क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे करके डिक्रीज होना लग जाएंगे। डिक्रीज होने क्यों लग जाएंगे, क्योंकि उस मार्केट के अंदर उसको क्या रहा है, लॉस हो रहा है फर्म को। तो क्या चाहिए, फर्म कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर फर्म कम होंगी तो सप्लाई भी मार्केट के अंदर क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई के अंदर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अब इसके अंदर क्या बोला गया, प्राइस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर। अगर हम देखें कि अगर आपका सप्लायर, जो अगर आपका जो प्रोड्यूसर है, उसको पता चल जाए फ्यूचर के अंदर जो प्राइस है उसकी कमोडिटी का, उसके जो प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने वाला, बढ़ने वाला है मार्केट के अंदर। अगर वो बढ़ने वाला तो उसकी सप्लाई वो आज की रेट पे क्या कर देगा, कम कर देगा। सप्लाई क्यों कम कर देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसको कब होने वाला है, जब उसका प्राइस हाई होगा तब वो सेल करेगा, तो उसको कम कमोडिटीज के अंदर भी उसको हाई प्रॉफिट मिलने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका प्राइस एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन फ्यूचर है, अगर प्रोड्यूसर को क्या हो जाए, प्राइस का पता चल जाए फ्यूचर के अंदर उसका प्राइस जो है
डिक्रीज होने वाला है उसकी कमोडिटी का, तो सप्लाई क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। सप्लाई क्यों बढ़ा देगा, ताकि उसकी जो उसमें जो कमोडिटी है वो अभी सेल हो जाए, अभी क्या होता है जल्दी से जल्दी सेल हो जाए, कहीं उसको लॉस ना फेस करना पड़ जाए, क्योंकि इसका जो प्राइस क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है मार्केट के अंदर। ठीक है, आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिगार्डिंग प्राइस, प्राइस के अंदर चेंज आने से आपका किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मार्केट सप्लाई के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिगार्डिंग प्राइस के ऊपर अगर आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मिल जाए, अगर प्रोड्यूसर को पता चल जाए फ्यूचर के अंदर प्राइस का, तो उसके 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 तो उसको उसके लिए आपको क्या करने वाला है, अगर आपको क्या पता चल जाए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, अगर आपको प्राइस का पता चल जाए प्रोड्यूसर को, तो क्या करने वाला है, सप्लाई को कम करने वाला है। और अगर उसका जो प्राइस एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन फ्यूचर, उसको पता चल जाए कि उसका प्राइस है वो कम होने वाला है, तो सप्लाई क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विल बी हेल्प टू बूस्ट सप्लाई एंड वाइस एंड वर्सा। इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है अगर आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, वो क्या हो, आपकी बहुत ही अच्छी हो, उसकी इंप्रूव हो जाए, तो आपकी जो बूस्ट करने वाले, किसके अंदर बूस्ट करने वाले, सप्लाई के अंदर बूस्ट करने वाले हैं। वेयर अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम है, आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लो क्वालिटी का है, क्या क्या जो प्रोडक्ट्स क्या होता है टूट जाता है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही लेट पहुंच रहा मार्केट के अंदर, तो क्या होने वाला है कि सप्लाई ऑलरेडी कम होने वाली है, क्योंकि उसको लॉस फेस करना पड़ सकता है प्रोड्यूसर को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका सप्लाई फंक्शन। अब सप्लाई फंक्शन क्या आपका, सप्लाई फंक्शन की अगर हम बात करें, सप्लाई फंक्शन होता है आपका, supply function shows the functional relationship between quantity supplied for a particular commodity and the factor influencing it। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, शो करता है, क्या शो करता है, आपका फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है, किसके बीच का, क्वांटिटी सप्लाइड और पर्टिकुलर कमोडिटी के बीच का। ठीक है, पर्टिकुलर कमोडिटी के बीच का क्या होता है आपका, जो आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करते हैं। अभी हमने ऊपर जो डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, अभी हमने जो ऊपर डिटर्मिनेंट पढ़े हैं वो क्या पढ़ते हैं हम, फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं। ओके, और क्या होता है, क्या फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग किसके होते हैं, आपकी सप्लाई को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सिंपली क्या है, सप्लाई फंक्शन क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच का, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है क्वांटिटी सप्लाई के बीच का और उन फैक्टर्स के बीच का एक रिलेशनशिप जो होता है उसको हम सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या आपका इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। अभी हमने पढ़ा था इंडिविजुअल, जो डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल, हमने इंडिविजुअल फर्म के ऊपर पढ़ा था और मार्केट सप्लाई के ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई का फंक्शन पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल सप्लाई का फंक्शन क्या होता है आपका, individual supply function refers to the functional relationship between supply and factors affecting to supply of commodity। क्या ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच का, सप्लाई के बीच का और फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी के बीच का। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने जो इंडिविजुअल सप्लाई के जितने भी डिटर्मिनेंट पढ़े थे उनके भी उनको उनको और जो सप्लाई है उनके बीच का क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। आए तो समझ में आ गया होगा। इधर में देखा एस एक्स लिखा हुआ है, एस एक्स इज इक्वल टू में एफ पी एक्स पी ओ पी एफ एस टी टी और जी। ठीक है, ये आपका क्या है, जब एफ इधर क्या क्या बता रहा है आपका, फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है किन के बीच का, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स के बीच का और जो है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कमोडिटी का। ठीक है, आपको समझ में आ गया फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी का। अब हम देख लेते हैं ये पी एक्स क्या आपका, पीओ क्या है, पीएफ क्या है, एस टी क्या है, टी क्या है और जी क्या है। ठीक है, अगर हम देखिए आपका जो एस एक्स है वो क्या है, सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स, जो सप्लाई आपकी कमोडिटी एक्स की उसको हम बोलते हैं एस एक्स। आपको ऐसे ही लिख के आना है, उसको हम एस एक्स के ऊपर डिनोट करते हैं। एस का मतलब होगा आपका सप्लाई और एक्स का मतलब होता है आपका कमोडिटी एक्स, कोई भी कमोडिटी हो सकती है एक्स कमोडिटी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पी एक्स अब क्या है, पी एक्स क्या होता है आपका, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस किसी भी कमोडिटी का। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स का आपका जो डिटर्मिनेंट होता है उसको सप्लाई के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी का। फिर हमने पढ़ा कि प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड क्या होता है, और अदर गुड का कैसे इफेक्ट पड़ता है आपके इसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर। अदर गुड्स कोई भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, अभी हम देखते हैं पी एफ
प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने पढ़ा था कि अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या जाए, उनका प्राइसेस बढ़ जाए, प्राइसेस कम हो जाए तो उसके उससे कैसे इफेक्ट पड़ेगा सप्लाई के ऊपर। फिर आपका एस टी मीन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट टी मीन्स टैक्सेशन पॉलिसी और जी मीन्स स्टेट ऑफ द फर्म। आपको समझ में आ गया होगा, टैक्सेशन पॉलिसीज अगर हमारी ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो उससे हमारा क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, आपकी सप्लाई के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ने वाला है। और आई होप आपकी क्लियर होगा। ऐसे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी होता है, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो आपके जो सप्लाई क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो होता है आउटडेटेड हो जाती है तो आपकी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका मार्केट सप्लाई फंक्शन। अब मार्केट सप्लाई फंक्शन क्या होता है, मार्केट सप्लाई फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग द मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी। जैसा कि हमने इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन के अंदर पढ़ा था, जो इंडिविजुअल जो क्या थे, हमारे इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स, जो इंडिविजुअल मार्केट के जो इफेक्ट कर रहे थे अपनी सप्लाई को, हमने ऐसे ही पढ़ा था। जो मार्केट की जो डिटर्मिनेंट्स वो कैसे सप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट के कैसे आपको इफेक्ट करते हैं मार्केट सप्लाई को, ठीक है, वो भी हमने पढ़े थे। तो उसी के अंदर हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो उनके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप, किसके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप, सप्लाई और मार्केट्स, जो फैक्टर मार्केट सप्लाई एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी। जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं किसको, मार्केट सप्लाई को, उनके बीच का रिलेशनशिप और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप, उनको हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं एस एक्स मीन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, एक्स एफ मीन फंक्शनल रिलेशनशिप शो कर रहा सप्लाई के बीच का, और मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी एफ जो फैक्टर इफेक्टिंग्स है, जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं मार्केट सप्लाई को, उनके बीच से क्या रहा रिलेशनशिप शो कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था मार्केट सप्लाई के अंदर आपकी क्या क्या होता है, जो इंडिविजुअल सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो तो इंक्लूड होते ही होते हैं और थोड़े से एक्स्ट्रा भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे जो आधे थे ये तो पहले से इंक्लूड थे। अब इनके अंदर क्या हमने तीन और एक्स्ट्रा पढ़े थे, तीन और एक्स्ट्रा क्या थे आपके, देख लेते हैं। हमने देखा एस एक्स का मतलब है मार्केट सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स, पी एक्स मींस प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स, पीओ मींस प्राइस ऑफ अदर गुड, पीएफ मींस प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एस टी मींस स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टी मींस टैक्सेशन पॉलिसीज। ये तो हमने क्या पढ़ी थी, इंडिविजुअल जो हमारा इंडिविजुअल सप्लाई थी उसके अंदर ही हमने देखा था। इसके ये सारे जो थे फैक्टर इफेक्टिंग्स थे इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर। अब मार्केट सप्लाई के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है आपका, मार्केट सप्लाई के अंदर ये और ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये और आपके ऐड हो रहे हैं। वो तो है ही है, ये भी ऐड हो गया, मींस क्या है, जी आपका ऐड हो रहा है। गोल्स ऑफ मार्केट, गोल ऑफ मार्केट की क्या है आपका मार्केट का, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसीज, इफेक्ट मींस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग जो क्या प्राइस एक्स, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेड हो जाता है प्रोड्यूसर को तो कैसे चेंज होता है आपकी सप्लाई, कैसे बढ़ती है फिर कम होती है, वो भी देखा हमने। नंबर ऑफ फर्म क्या होता है, नंबर ऑफ फर्म कितनी हो गई है, अगर बढ़ गई है तो आपकी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अगर कम हो गई तो सप्लाई क्या जाती है, कम हो जाती है। एम मींस मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये पढ़ा था हमने। मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मींस अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बेटर है, अच्छा है, आपकी फैसिलिटीज है आपकी, ठीक है, तो क्या जाता है आपका जो सप्लाई वो ज्यादा हो सकती है। और अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं घट गया है, कम है, तो आपकी सप्लाई क्या जाती है, कम हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सप्लाई स्केड्यूल। अब सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है आपका, जो आपके टेबुलर फॉर्म होती है। अगर हम टेबल के अंदर किसी भी बना दें, अगर हम सप्लाई को टेबल के अंदर दिखा दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई स्केड्यूल बोलते हैं। सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। टेबल के अंदर क्या है, स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं, कोई भी नंबर आ गया। अभी हम आगे देखिए, अगर हमारे टेबुलर स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई स्केड्यूल बोलते हैं, सप्लाई स्केड्यूल बोलते हैं। शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, उसके अंदर हम क्या शो करते हैं, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी को शो करते हैं। बीइंग सप्लाइड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, इसके अंदर क्या करते हैं, प्राइस को दिखाते हैं, प्राइस के बढ़ने से हमारी सप्लाई बढ़ रही है वो हम शो करते हैं, प्राइस के घटने से आपकी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, वो हम शो करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम शो करके दिखाते हैं। आई होप के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज आपका क्या है, सप्लाई स्केड्यूल दिखा दिया गया है। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल आपका क्या है, प्राइस ऑफ गुड एक्स यूनिट्स। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपकी जो प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ कैसे रहा है, 1 2 3 4 5 मींस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हुई है, इंक्रीज हो रही है। 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ और 20 से 25 हुआ, मींस क्या हुई है, ये भी इंक्रीज हो रही है, मींस प्राइस बढ़ रहा है तो
तो आपकी सप्लाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये आपकी क्या टेबुलर स्टेटमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई स्केड्यूल बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्या आपका मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। अब हमने ऑब्वियसली बात है, अगर हम हर बार दो पढ़ रहे हैं, एक इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ रहे हैं, एक मार्केट सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल भी हम देखते हैं। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है आपका, प्राइस, इसके अंदर प्राइस हो गया 1 2 3 4 5, प्राइस क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। एस ए और एस बी इंडिविजुअल सप्लाई। अब हमने देखा कि जो मार्केट सप्लाई होती है वो क्या होती है, ऐड कर देते हैं हम इंडिविजुअल सप्लाई को, अगर हम ऐड कर देते हैं तो आपकी क्या देते हैं, मार्केट सप्लाई निकल के आ जाती है। तो एस क्या है आपका, सप्लाई ऑफ ए फर्म, और एस सप्लाई ऑफ बी फर्म। ठीक है, सप्लाई ऑफ ए फर्म कितनी है आपकी, 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है। ऐसे सप्लाई ऑफ बी फर्म की कितनी है, पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 35 है, और फिर 40 है। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो आपका क्या आने वाला है, आपकी मार्केट फर्म आने वाली है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐड करके देख लेते हैं, 5 + 10 15, 10 + 20 30, 20 15 + 25 40, 20 + 35 55, 25 + 40 65। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो मार्केट सप्लाई भी हमने देख लिया है, इंडिविजुअल सप्लाई भी हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है आपका, सप्लाई कर्व अगर हम बात करें, जो हमने सप्लाई क्या देखा, हमने सप्लाई स्केड्यूल देखा, जो आपकी टेबुलर स्टेटमेंट होती है। अगर मुझे टेबुलर स्टेटमेंट को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते, ग्राफिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व बोलते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। अभी हमने दो सप्लाई स्केड्यूल पढ़े हैं, कौन कौन से सप्लाई स्केड्यूल पढ़े हमने, सप्लाई पढ़े हैं, कौन कौन से सप्लाई स्केड्यूल पढ़े हमने। फर्स्ट पढ़ा हमने इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, और सेकंड पढ़ा हमने मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर बोला जाएगा, अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल के सप्लाई क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है, उसको क्या किससे रेफर करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को। अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करते तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अभी आपको ये याद रखना, सप्लाई कर्व के अंदर आपका जो प्राइस है वो क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपका सप्लाई के साथ, ये तो आपको पता है। ठीक है, लेकिन आपको सप्लाई कर्व के अंदर आपको दिखाना है कि अदर फैक्टर्स, जो हमने जितने भी फैक्टर इफेक्टिंग्स पढ़े हैं वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। कांस्टेंट मींस आपके सेम रहने चाहिए, चेंजेस नहीं आना चाहिए उन अदर फैक्टर्स के अंदर। आपका चेंज किसके अंदर आएगा, ओनली प्राइस के अंदर चेंज आएगा। अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो आपकी सप्लाई कम होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा सप्लाई कर्व। ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन फॉर एनी कमोडिटी बाय प्लॉटिंग ईच कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई स्केड्यूल ऑन द ग्राफ। ठीक है, ये क्या है, ड्रॉन कर सकते हैं। इसको कैसे ड्रॉन कर सकते हैं, किसी भी कमोडिटी को हम ले सकते हैं प्लॉट करके, किसी भी ग्राफिकल जो आपका जो ग्राफ होता है, आप कैसे भी इसको क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, सप्लाई स्केड्यूल को ऑन ग्राफ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हमने देखा था, अभी देख लेते हैं ये क्या है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के अंदर का जो सप्लाई कर्व है वो कैसा आ रहा है आपका, अपवर्ड आ रहा है। क्या रहा है आपका, अपवर्ड आ रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग कौन सा होता है, जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है आपका जो ऐसे जाए, और डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका होता है जो ऐसे आए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग हमने किसके अंदर पढ़ा था, हमने डिमांड के अंदर पढ़ा था। जो डिमांड होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और जो सप्लाई होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगर देखें, आपका जो प्राइस है वो क्या रहा, बढ़ रहा है, तो आपकी डिमांड सप्लाई भी क्या है, आपकी बढ़ रही है। आपका प्राइस कितना हो गया, 1 हो गया, अभी सप्लाई कितने, 0 से कितने आ गया, 5 आ गई है। फिर आपका जो प्राइस है 1 से 2 हो गया है, तो आपकी सप्लाई 5 से 10 हो गई है। ठीक है, फिर 2 से 3 आपका प्राइस हो गया है, तो आपके 10 से 15 आपकी सप्लाई हो गई है। फिर 3 से 4 आपका प्राइस हो गया है, तो 15 से 20 आपकी सप्लाई हो गई है। फिर ऐसे 4 से 5 अगर आपका प्राइस हो गया है, तो 20 से 25 आपका सप्लाई हो गई है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो कैसे आने वाली है, कि अपवर्ड स्लोपिंग आने वाली है। आपका जो सप्लाई का होने वाला कैसे होने वाला, अपवर्ड स्लोपिंग होने वाला। कैसे होने वाला, जब आपका प्राइस बनता तो आपकी सप्लाई कितनी थी, 5 थी,
जब आपका प्राइस 2 हुआ तो आपकी सप्लाई कितनी होगी, 10 होगी, बी पॉइंट पर आ गई। फिर आपका सप्लाई क्या हुआ, आपका जो प्राइस 3 हुआ तो आपकी डिमांड जो आपकी सप्लाई सप्लाई वो कितनी होगी, आपकी 15 आ गई, मीन सप्लाई करो आपका सी पॉइंट पर आ गया। फिर अगर आपका प्राइस 4 हुआ तो आपकी सप्लाई कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। तो फिर ऐसे आपका डिमांड जो आपका सप्लाई कर वो डी पर आ गया। फिर ऐसे प्राइस आपका 5 हुआ तो आपका सप्लाई कर ई पॉइंट पर आ गया, मीन आपकी सप्लाई कितनी होगी, आपकी 25 हो गई है। आई होप आपको जो सप्लाई कर है ये आपको समझ में आ गया है। सप्लाई कर आपको याद रखना हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब उसके एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका मार्केट सप्लाई कर्व है। मार्केट सप्लाई कर्व कैसा होता है आपका, मार्केट सप्लाई कर्व भी आपका अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है, लेकिन ये आपको देखने का मिल रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, ये क्या है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ये ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन ये आपका क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। अपना अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए आपका सप्लाई का, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो है दो जितनी भी फर्म्स है उनका सभी का कॉम्बिनेशन होता है आपका मार्केट सप्लाई। सप्लाई क्या मार्केट सप्लाई का क्या होता है, ऐड करके होता है, टोटल कर देते हैं अगर हम सभी फर्म्स के सप्लाई को, तो उसका तो आपका क्या आता है, मार्केट सप्लाई आता है। अगर हम देख रहे हैं सप्लाई ऑफ फर्म ए की बात करें तो आपका क्या है, स्ट्रेटवर्ड है, ठीक है, आपका स्ट्रेट अपवर्ड है, स्ट्रेट लाइन। फर्म बी की बात करें तो आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। जो मार्केट का वो क्या होने वाला है, थोड़ा सा और ऊपर नीचे होने वाला है, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तभी तो आपके ये सप्लाई ऑफ मार्केट कर्व आया है। और आपका ध्यान रखना जो सप्लाई ऑफ मार्केट कर्व होता है क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैटर होता है, किससे, जो सप्लाई ऑफ फर्म ए और सप्लाई ऑफ फर्म बी से। आपका जो इंडिविजुअल फर्म का जो क्या होता है, आपका जो कर्व होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, आपका थोड़ा सा कैसे होता है, ऐसे होता है, आपको देखने को मिल रहा है आपका ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मेरा जो मार्केट का कर्व होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा फ्लैटर की तरफ होता है, मींस थोड़ा सा फ्लैट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, सारी जो जितनी भी फर्म्स हैं उनका ऐड करते हैं, फर्म के सप्लाई को ऐड करते हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्लैटर होता है आपका मार्केट सप्लाई कर्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखें तो क्या आपका नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है आपका, अभी हमने ऐसे ही लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, अब हम ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई हमें बोलता है कि आपका जो रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का, उसका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मींस प्राइस बढ़ता है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। प्राइस कम होता है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। और आपका सिंपली याद रखना कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, जितने भी आपके फैक्टर इफेक्टिंग्स हमने पढ़े, जितने भी हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े हैं वो क्या होने वाले हैं, आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं, उनके अंदर हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, हमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे उनके अंदर, फैक्टर्स के अंदर, अदर फैक्टर्स के अंदर, लेकिन आपको सिर्फ चेंजेस देखने को मिलेंगे किसके अंदर, अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो आपकी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, यही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो आपको समझ में आ गया है। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्या, आपका लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस देख लेते हैं। अजम्पशंस हमने ऐसे ही लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ी थी, अब मैं ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर अजम्पशंस पढ़ने वाले हैं। अजम्पशंस कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ सिंपली याद रखना जो आपके डिटरमिनेंट है, हमने ऊपर जितने भी डिटरमिनेंट पढ़े वो सारे क्या होने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाला है। सिंपली आपका जंक्शंस के अंदर वही बताना है कि आपकी जो उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला, आपको सिंपली लिख देना है प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, जो अदर गुड्स का प्राइस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। जो आपका डिटरमिनेंट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला, जो टेक्नोलॉजी पहले थी वही टेक्नोलॉजी रहने वाली है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम, जो प्राइस था आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर। फिर देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर। गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर रिमेन द सेम, जो गोल है प्रोड्यूसर का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, गोल चेंज नहीं होने वाला है। ये आपकी क्या है, अजम्पशंस है किसकी, लॉ ऑफ सप्लाई की। आई होप कोई समझ में आ गया लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस क्या क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशन क्या आपकी, प्राइस ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट, प्राइस क्या रहने वाला है, अदर गुड का कांस्टेंट रहने वाला है। देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम, जो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो क्या रहने वाले, सेम रहने वाले हैं। देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज,
जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है टैक्सेशन के अकॉर्डिंग वो भी चेंज नहीं होने वाली है। गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर रिमेन द सेम, जो प्रोड्यूसर का गोल है वो भी क्या आने वाला, सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका लॉ ऑफ सप्लाई का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। ये क्या आपका स्केड्यूल है, जो हमने सप्लाई स्केड्यूल पढ़ा है ये क्या स्केड्यूल है, और ये क्या आपका आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। प्राइस क्या हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, प्राइस क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इसी के साथ आपकी जो क्वांटिटी वो भी क्या रही है, इंक्रीज हो रही है। 10 से 20 हुआ, क्या रहा है 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, मीन से क्या रहा है इंक्रीज हो रही है आपकी क्वांटिटी भी। और हमने क्या पढ़ा था, हमने डायरेक्ट रिलेशनशिप पढ़ा था। कैसा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी आपकी, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है आपकी, बढ़ती है। तो आपकी क्या रहा, प्राइस अगर आपका बढ़ रहा है तो आपकी सप्लाई भी क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम देखें आपका जो प्राइस था पहले कितना था, जीरो, अगर जीरो तो हमने इसके अंदर लिया नहीं है तो 1 से स्टार्ट था। अगर आपका प्राइस कितना था 1 था तो आपकी सप्लाई कितनी थी 10 थी। अगर आपका प्राइस कितना 2 हो गया तो आपकी सप्लाई भी 20 होगी। प्राइस आपका 3 हो गया तो सप्लाई आपकी 30 होगी। प्राइस आपका 4 हो गया तो आपकी सप्लाई 40 होगी। प्राइस आपका 5 हो गया तो आपकी सप्लाई कितनी होगी 50 हो गई है। अभी हम इसके ऊपर क्या लिखने हैं, इसके ऊपर आपको पॉइंट लगा देना है ए बी सी डी और ई का। अभी इसके ऊपर क्या है, इनका पॉइंट लगा देना है, ठीक है। इसके अंदर हम बोलते हैं जब आपका सप्लाई कर्व जो है वो इतना था, पहले आपका प्राइस इतना था तो आपका सप्लाई कर्व इतना ही था, मींस यहाँ पर आपका सप्लाई कर्व क्या रहा था, ए पॉइंट पर था। फिर आपका इतना प्राइस हो गया तो इतनी सप्लाई होगी तो बी पॉइंट पर आपका सप्लाई कर्व आ गया। फिर आपका प्राइस 3 होगा तो 30 डिमांड 30 सप्लाई होगी तो सी कर्व पर आपका डिमांड सप्लाई कर्व आ रहा है। फिर आपको प्राइस 4 हो गया तो अपनी सप्लाई कितनी होगी 40 होगी तो आपका सप्लाई कर्व डी पर आ रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही 5 पर आ रहा है सप्लाई कर्व, मींस ई पॉइंट पर आ रहा है। तो आपको जो सप्लाई कर्व वो आपको क्लियर हो गया है, आपको लो सप्लाई क्लियर हो गया। लो सप्लाई से आप क्या समझते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। अब इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के। इट स्टेट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड अज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर। इसके अंदर में क्या क्या बताता है, ये स्टेट क्या करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। मींस प्राइस का क्या प्राइस बढ़ेगा तो हमारा सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा, और प्राइस कम होगा तो हमारा सप्लाई क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और क्या होगा, हम अज्यूम करते हैं क्या, नो चेंज इन अदर फैक्टर। जो हमारे अदर फैक्टर्स है उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अदर फैक्टर क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज नहीं आएगा, हमारा जो प्राइस ऑफ अदर गुड्स उनके अंदर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वो क्या है, हमारे अदर फैक्टर्स हैं, उनको हमारे पास कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेड नहीं है कि प्राइस कितना होने वाला है। तो ये क्या हमारे अदर फैक्टर्स हैं, इनको हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो अदर फैक्टर हमारे नो चेंज होगा, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला, वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। इट इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ये आपको याद रखना है। जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ये क्या हमारी क्वालिटेटिव की हम बात करें, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है। क्वालिटेटिव की स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, मींस आप अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन हमने इसके अंदर ये नहीं बताया कि कितने से बढ़ती है। अगर हम इसके अंदर नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपका प्राइस 10 हो गया है तो आपकी सप्लाई 20% से बढ़ गई है, या फिर आपका प्राइस जब आपका 10% बढ़ गया है तो आपकी प्राइस कितनी हो गई है, 20% बढ़ गई है, या फिर आपका प्राइस जो है 5% क्या हो गया, कम हो गया है तो आपकी प्राइस सप्लाई कितने का 10% कम हो गई है। हम इसके अंदर ऐसे बात नहीं कर रहे, हम इसके अंदर बात कर रहे हैं जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ती है, और अगर हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी सप्लाई भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन हम इसके अंदर ये नहीं बताते कि हमारी कितनी सप्लाई कम होती है, कितने प्राइस के कम होने से, और कितनी सप्लाई हमारी बढ़ती है कितने प्राइस के बढ़ने से। तो इसी को हम इसीलिए बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट आपकी होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे कितने प्रपोर्शन के अंदर चेंज हो रहा है हमारी सप्लाई के अंदर, हमारे प्राइस के अंदर चेंज, इतने चेंज आने की वजह से इतने सप्लाई के अंदर चेंज आ रहा है। तो उसको उसके अंदर किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ने वाले हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। और ओनली सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसको क्वालिटेटिव सप्लाई बोलते, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। वो आपको क्लियर हो गया होगा। इट डज नॉट एस्टेब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन रिजल्टिंग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड।
अभी मैंने आपको बताया ये कोई भी जो स्टेब्लिश कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं करता, डज नॉट स्टेब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। मींस क्या आपका, मैंने अभी आपको बताया ये ऐसे नहीं बताता कि हमारा प्राइस 10% से चेंज हुआ तो हमारी सप्लाई 20% से बढ़ गई है, और अगर हमारा जो प्राइस है 10% से कम हुआ है तो हमारी सप्लाई 20% से कम हो गई है। ये ऐसा नहीं बताता, ये सिंपली बताता है आपका प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड जो आपकी सप्लाई है वो भी बढ़ गई है, अगर प्राइस कम हो गया है तो आपकी सप्लाई भी कम हो गई है। ये कोई भी प्रपोर्शन हमें नहीं बताता है, कोई भी नंबर्स में इधर बात नहीं करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ सप्लाई का। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका लॉ इज वन साइडेड। अब इसके अंदर बोला गया जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, वन साइडेड होता है। वन साइडेड का क्या मतलब है, इधर वन साइडेड का मतलब है इधर अगर अभी हम बात करते हैं कि प्राइस बढ़ा तो आपकी सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम हुआ तो आपकी सप्लाई कम हो गई। हम इसके अंदर ऐसे तो नहीं बोल रहे कि आपकी सप्लाई बढ़ गई है तो आपका प्राइस भी बढ़ गया है, सप्लाई कम हो गई है तो आपका प्राइस कम हो गया है। हम बात करते हैं प्राइस की, अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होती है। तो ये वन साइडेड किस तरीके से हुआ, अब अभी हम इसके वन साइडेड हुआ प्राइस के तरीके से। आपका अगर प्राइस बता रहे प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होती है, तो ये वन साइडेड हो गया है। अभी हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते सप्लाई बढ़ गया है तो हमारी प्राइस भी बढ़ गया है, सप्लाई कम हो गई तो हमारा प्राइस भी कम हो गया, हम इसको ऐसे नहीं बोलने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, रीजंस की बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई के। रीजंस क्या आपके, प्रॉफिट मोटिव, जो आपका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। आपकी जो फर्म है उसका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। मींस उसका प्रॉफिट करना आना चाहिए, उसका प्रॉफिट का ही मोटिव होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपका प्राइस बढ़ाओगे तो आपकी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपकी प्राइस कम होगा तो उसकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। ठीक है, रीजन है लॉ ऑफ सप्लाई का, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हम बात करते हैं प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो हमारी सप्लाई कम होती है। अगर किसी फर्म का प्रॉफिट का मोटिव ही नहीं होगा, कोई प्रॉफिट का मोटिव ही नहीं है, अगर उसका कोई मोटिव नहीं है, क्या वो उसका लॉस भी वो क्या कर सकता है, झेल सकती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई मोटिव नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है, तो उसके अंदर क्या बात करें, उसका जो प्राइस है चाहे कम हो जाए, जब भी सप्लाई को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अगर उसका प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है तो सप्लाई को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अगर वो सप्लाई को बढ़ा देगी तो उसको क्या होने वाला, लॉस होने वाला है। ठीक है, उसका मोटिव ही प्रॉफिट नहीं है। अगर उसका मोटिव प्रॉफिट होगा तो अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। क्यों बढ़ा देगी, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है फर्म को। ठीक है, कोई क्लियर होगा, ये इसका एक रीजन है लॉ ऑफ सप्लाई का। नेक्स्ट इज चेंज इन नंबर्स ऑफ फर्म। अगर नंबर ऑफ फर्म के अंदर क्या चेंजेस है, चेंजेस इन नंबर ऑफ फर्म का मतलब है इधर अगर आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपका फर्म है क्या रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है मार्केट के अंदर, उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अदर फर्म्स जो हैं, जो अदर पीपल हैं, वो सोचेंगे इसके अंदर तो इसका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो जो अदर जो फर्म है वो भी आ जाएंगे इसके अंदर, क्या उसी क्वांटिटी उसी कमोडिटी को क्या करने लग जाएंगे, बनाने लग जाएंगे, उसी कमोडिटी का क्या करने लग जाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ा देंगी। ठीक है, उसी कमोडिटी को बनाने लग जाएंगी। तो इसका क्या मतलब होगा, आपकी जो सप्लाई है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर फिर क्या जो प्राइस बढ़ जाएगा तो आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म के आने से आपकी सप्लाई के अंदर बढ़ाओ और कम हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ फर्म जो है वो कम हो जाएंगी तो आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ फर्म आपकी ज्यादा हो जाएंगी तो आपकी सप्लाई भी क्या चाहिए, ज्यादा हो जाएंगी। आई होप आपको क्लियर होगा लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब। अब हम बात करते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब है, आपका जो स्टॉक है उसके अंदर चेंज आएंगे। अगर आपका स्टॉक क्या है, ज्यादा है, तो आपके क्या हो गया, आपकी जो सप्लाई है, अगर आपके पास स्टॉक ही ज्यादा तो आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे। अगर आपका स्टॉक क्या आपके पास उसका कम है तो उसकी सप्लाई क्या करोगे, आप कम कर दोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। अब एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था, जहां पर एक्सेप्शन के ऊपर आपका जो कर्व होता है सप्लाई कर्व, वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड नहीं होता है। आपका कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। ये क्या होते हैं, हमारे एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का सिंपली आप समझ लो, अभी हम अगर नॉर्मल हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की, तो हमारा जो प्राइस बढ़ता है तो आपकी सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है, और अगर प्राइस कम होता है तो हमारी सप्लाई क्या होती है, कम होती है। लेकिन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर फिर प्राइस बढ़ता है तो आपकी सप्लाई क्या होती है, कम होती है, प्राइस कम होता है तो आपकी सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मींस इसके अंदर हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई का, और जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है उसके अंदर हमारा कैसा होता है,
विदाउट एक्सेप्शन की हम बात करें तो उसके अंदर हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ सप्लाई का, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा प्राइस और सप्लाई के बीच में। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर हमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पता चल जाए तो आपका प्राइस कैसे होने वाला है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर हमें पता चले फ्यूचर के अंदर आपका प्राइस क्या होने वाला, बढ़ने वाला है, और सप्लाई क्या कर देते हो, अभी के टाइम पे आप सप्लाई कम कर देते हो, ठीक है। जब आपका क्या होने वाला है, आपका एक्सेप्शन होने वाला है। एक्सेप्शन कैसे होने वाला है, अभी आपको पता चल रहा है कि आपका प्राइस क्या, आपका फ्यूचर प्राइस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है। फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी आपका जो प्राइस चल रहा है, अभी आपका जो प्राइस है उसके ऊपर आप क्या कर दोगे, अपनी सप्लाई कम कर दोगे, या फिर चाहे आपका प्राइस कितना भी हाई क्यों ना हो। अगर आपको पता है अगर आपका प्राइस 100 था पहले और क्या आप बेच रहे थे अच्छी अमाउंट ऑफ में, आप सप्लाई बढ़ा रहे थे, लेकिन अभी आपको पता है कि आज का प्राइस 200 होने वाला है, लेकिन आप 200 पर भी इसकी जो सप्लाई वो नहीं बढ़ाते हो, उसकी सप्लाई क्या करते हो, नहीं बढ़ाते हो। आप किसका वेट करो, आप वेट करो 300 के प्राइस का। जब उसका 300 प्राइस होगा तभी मैं तो अपनी सप्लाई को क्या करने वाला हूँ, बढ़ाने वाला हूँ। तब तक मैं क्या करने वाला, स्टॉक में रखने वाला हूँ। तब तक हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, मैं सप्लाई को नहीं बढ़ाने वाला, सप्लाई को कांस्टेंट रखने वाला हूं। तो ये क्या होगा, एक एक्सेप्शन हो गया है। हमको ऐसा नहीं मान के चलना है लॉ ऑफ सप्लाई अगर हम पढ़ रहे हैं, ये तो हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, अगर आपको हमारा जो प्रोड्यूसर है उसको पता चल गया इसका प्राइस कितना आने वाला, 500 भी होने वाला है एक टाइम पर, तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जो सप्लाई है उसको कम कर देगा। कम क्यों कर देगा, क्योंकि उसका प्राइस क्या आने वाला, बढ़ने वाला है, ठीक है। आपको क्लियर होगा। पहले प्राइस 50 था तो कितने थी आपकी जो सप्लाई थी वो इतनी, अगर मानते कितनी भी हो आपकी सप्लाई कितनी भी थी, फिर 100 आया तो उसी ने सप्लाई क्या कर दी, बढ़ा दी, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ गई है। लेकिन अभी जो आपका प्राइस है, आपके जो प्रोड्यूसर है उसको पता चल गया है एक टाइम पर 500 भी होने वाला है, तो इधर क्या 300 हो जाए चाहे इधर 400 हो जाए, वो अपनी जो सप्लाई उसको बढ़ाने वाला नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाने वाला, क्योंकि वो 500 के ऊपर, जब आपको 500 प्राइस हो जाए तब वो इकट्ठी अपने स्टॉक का क्या करता है, सप्लाई के अंदर लगा देगा। अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर गुड। अब एग्रीकल्चर गुड क्या होता है, एग्रीकल्चर गुड एक टाइप के पेरिशेबल गुड्स होते हैं। मीन्स अगर हम देखें एग्रीकल्चर गुड्स, अगर हम देखें मेन्योर देख लेते हैं, अगर हम देखें मेन्योर की, अगर मेन्योर अगर पैकेट्स के अंदर आते हैं, जो मेन्योर पैकेट्स के अंदर आते हैं जिनको फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं, तो उनका क्या होता है, जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के। एक्सेप्शंस होते हैं आपकी लॉ ऑफ सप्लाई के, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स गुड होते हैं जल्दी से खराब हो जाते हैं। क्या होता है, जल्दी से खराब होते हैं, इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ही कम होती है तो वह क्या एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है। एक्सेप्शन के अंदर कैसा आता है, अगर हम देखें आपकी जो शेल्फ लाइफ है ओनली 1 मंथ की है, मींस 1 मंथ के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करने वाले, इस मंथ के अंदर ही आप सप्लाई को क्या करने वाले, बढ़ाने वाले हो। चाहे आपका प्राइस 50 रुपीज हो, चाहे आपका प्राइस 400 हो, आप सप्लाई को बढ़ाने वाले 50 रुपीज से जब भी बढ़ा दोगे, और 100 है तब भी बढ़ा दोगे। अगर 100 से 50 के ऊपर भी चला गया तब भी आप सप्लाई को क्या करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आपको जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या करना, आपको सेल करना है, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको सेल करना है। तो क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स ये होते हैं जो जल्दी से खराब हो जाते हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्रेड। इसका हम अगर एग्जांपल है ब्रेड, तो ब्रेड आपकी जो आप अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर, आप ब्रेड देखोगे तो आपको एक्सपायरी डेट 15 डेज की मिल जाएगी। एक्सपायरी डेट क्या जाएगी, 15 डेज मिल जाएगी, लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके ऊपर क्या लिखा आता है कि रेडी, क्या होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर दिस प्राइस। अगर हम बोलते कि बेस्ट, उसके लिखा जाता है कि बेस्ट, और उसके ऊपर दिख जाता है मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख दी जाती है, एमएफडी लिख जाती है, और उसके ऊपर लिख जाता है कि बेस्ट आफ्टर 14 डेज। 14 डेज तक क्या होती है, ये बेस्ट रहती है, और उसके बाद में क्या जाती है, एक्सपायर हो जाती है, लिखा जाता है अपनी ब्रांड के ऊपर। तो क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए आप क्या करके देख के आता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है उसको देखकर ही आप क्या लाते हो, ब्रांड को लेके आते हो, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड आता है। रेयर आर्टिकल, रेयर आर्टिकल का क्या मतलब है, रेयर आर्टिकल का मतलब है मींस उसका प्राइस चाहे कितना भी हाई हो जाए उसकी सप्लाई कम ही रहने वाली है। कम क्यों रहने वाली है, रेयर आर्टिकल अगर हम देखें, रेयर आर्टिकल हो गया जैसे आपके जो मोनालिसा है, आपके जो मोनालिसा का जो पिक्चर है, मोनालिसा का जो क्या है, आर्ट पेंट है जो कि रखा हुआ है कहीं पर भी, हमको नहीं पता कहां पर रखा हुआ है। जो मोनालिसा उसका नाम है वो सिंपल एक ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो क्या है, एक ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। वो एक ही पेंटिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर है। वो क्या है, एक रेयर आर्टिकल है। अभी वो एक रेयर आर्टिकल है तो उसकी सप्लाई, उसकी जो क्या है,
उसका जो प्राइस वो कितना भी हाई हो जाए, उसकी सप्लाई तो कम ही रहने वाली, क्योंकि वो एक ही आर्टिकल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसकी सप्लाई तो कम ही है। ऐसा तो नहीं कि हर एक कोई भी पेंट कर रहा है वो मोनालिसा की वो ओरिजिनल पेंटिंग हो जाती, नहीं, वो ओरिजिनल पेंटिंग नहीं होगी, एक ही पेंटिंग है, तो क्या है, रेयर आर्टिकल है, तो प्राइस उसका कितना भी हाई हो जाए उसकी सप्लाई क्या रहने वाली है, कम ही रहने वाली है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये भी क्या है, आपका एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ सप्लाई का। ठीक है, बैकवर्ड कंट्रीज, जो बैकवर्ड कंट्रीज होते हैं उसके अंदर भी आपका प्राइस कितना भी कम हो जाए, जब भी आपको सप्लाई कितनी करनी पड़ती है, ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और एक हम पढ़ते हैं शिफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व। अभी मूवमेंट पढ़ रहे हैं, फिर हम शिफ्ट का टॉपिक क्लियर करेंगे। मूवमेंट के अंदर क्या आपका, मोमेंट के अंदर आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मोमेंट को हम क्या है, मोमेंट अलोंग इन सप्लाई विद द सप्लाई कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। ये किसकी वजह से होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किसकी वजह से होता है, अक्कर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, कम हो जाती है। तो चेंज किसकी वजह से चेंजेस आते हैं, प्राइस की वजह से चेंजेस आते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा है। अभी नेक्स्ट क्या, लीड्स टू क्या, लीड्स टू मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ये हमको क्या शो करता है, हमको क्या दिखाता है, मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व दिखाता है, जो कि हम आगे देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी मोमेंट की बात कर रहे हैं। इधर हमारे दो टाइप के मोमेंट होते हैं, क्या कैसे कैसे, एक तो अपवर्ड मोमेंट होता है और एक डाउनवर्ड मोमेंट होता है। अपवर्ड मोमेंट क्या होता है आपका, अपवर्ड मोमेंट आपका अपवर्ड जो क्या होता है, आपका सप्लाई कर्व क्या होता है, आपका अपवर्ड होता है। आप जब सोचोगे कि डाउनवर्ड मोमेंट हम इसकी बात कर रहे हैं, नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे डाउनवर्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर आपका जो सप्लाई कर्व है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है, तो कैसे हम बात करें, जो इस पॉइंट से जो इस पॉइंट पर आपका जो सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है, जो आपका सप्लाई कर्व मूवमेंट हुआ है, शिफ्ट नहीं बोलना आपको, जो मूवमेंट हुआ है ये तो आपकी अपवर्ड मूवमेंट होगी। और जब आपका सप्लाई कर्व इस पॉइंट से ई पॉइंट से ए पर जो आपका मूवमेंट हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हम कैसे अंदर देखेंगे, हम अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नोन एज, जो अपवर्ड मूवमेंट वो किस और नाम से जानी जाती है, हम किस नाम से उसको जानते हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी कैसे होती है, सप्लाई क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, फिर एक्सपेंशन भी बोलते हैं, एक्सपेंड मींस ज्यादा हो जाती है। और अगर हमारा जो प्राइस वो कम हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलते हैं, मींस हमारी सप्लाई क्या देते हैं, कम हो जाती है। इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका एक्सपेंशन इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई क्या होता है, expansion in supply refers to rise in the quantity supplied due to increase in price of commodity, other factor remain constant। इसके अंदर क्या बोला गया, expansion in supply refers to rise in quantity supplied। आपकी सप्लाई क्या है, बढ़ रही है, किसकी किसकी वजह से, टू इंक्रीज इन प्राइस। अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, और जो अदर फैक्टर क्या होते हैं हमारे, कांस्टेंट रहने वाले, also known as extension in supply, इसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं, एक्सपेंशन भी बोलते हैं, एक्सटेंशन भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं। ये आपको याद रखें, इनके सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है। एक्सपेंशन इन सप्लाई का अदर नेम क्या है, या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड का अदर नेम क्या है, आपको ही क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इसका स्केड्यूल देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हम किस एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, किस मोमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम देख लेते हैं आपका जो प्राइस है वो 20 से 25 हो गया, मींस बढ़ गया है, तो आपकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई है, 10 से 150 हो गया। प्राइस अगर आपका बढ़ता है तो आपकी सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है, क्वांटिटी सप्लाई क्या इधर बात कर रहे हैं। आगे आपका 20 से 25 हो गया, क्वांटिटी 100 से 150 हो गई है। देख लेते पहले आपका प्राइस कितना था, 20 था, तो आपकी सप्लाई कितनी थी, 100 थी, तो 100 पॉइंट के ऊपर आपका जो शिफ्ट का जो आपका सप्लाई का जो शिफ्ट है, जो आपका सप्लाई कर वो किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर आ रहा है, ए पॉइंट पर आ रहा है। फिर आपका जो प्राइस है कितना हो गया, 25 हो गया, बढ़ गया। तो और आपकी क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो गई, 150 हो गई है। क्या होगा, आप सप्लाई कर किस पॉइंट पर आ रहा है, आपका बी पॉइंट पर आ रहा है, मींस आपका जो ए से मोमेंट हो गया आपका किस पर, बी पॉइंट पर, ए से बी पॉइंट पर आपका चला गया है, क्या चला गया था, सप्लाई करो आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर मूव हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट बोलते हैं। ये जो ऊपर गया है इसको मूवमेंट बोलते हैं। और इसको हम कौन सी मूवमेंट बोल रहे हैं इधर,
हम इसको एक्सपेंशन बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन बोल रहे हैं। एक्सपेंशन कैसा होता है, अगर आपका अपवर्ड जो है, अगर आपका अपवर्ड मूव हो जाए, मीन्स आपका ऊपर की तरफ मूव हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट बोलते हैं, किसके अंदर, एक्सपेंशन बोलते हैं या फिर एक्सटेंशन बोलते हैं इन सप्लाई। ठीक है, या अगर आपका एक्सपेंशन इन सप्लाई आपको पता चल गया है, इसी एक सप्लाई कर के ऊपर आपका जो पहले ए पर था आपका सप्लाई कर, फिर बी पर शिफ्ट, बी पर क्या होगा, मूवमेंट हो गया, शिफ्ट नहीं बोलना, मूवमेंट हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। फिर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होता है आपका, ऐसे ही अगर आपका जो सप्लाई कर रहा है वो पहले ए इस पॉइंट पर था, फिर बी पॉइंट पर आ जाए, मीन्स नीचे की तरफ क्या जाए, मूवमेंट हो जाए, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलते हैं। ये कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है जब आपका प्राइस कम हो जाता है। अगर आपका प्राइस कम हो जाता है तो आपकी सप्लाई भी कम हो जाती है, तो आपका किसके ऊपर लीड्स करता है, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर करता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ए पॉइंट से बी के ऊपर मूव हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलते हैं। बाकी हम पढ़ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई refers to a fall in the quantity supplied due to decrease in the price of the commodity. Other factors remain constant, also known as decrease in quantity supplied। इसको हम decrease in quantity supplied भी बोलते हैं, और जो एक्सटेंशन पढ़ा था उसके अंदर हमको increase in quantity supplied भी बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका, इसका स्केड्यूल देख लेते हैं। प्राइस आपका 20 से 15 होगा, मीन्स क्या होगा, डिक्रीज हो गया है, क्वांटिटी क्या जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम देखें आपका प्राइस कितना था, पहले 20 था, तो आपका सप्लाई करो किस पर आया था, ए पॉइंट पर आया था, क्योंकि अभी सप्लाई जो सप्लाई थी वो 100 थी, प्राइस आपका 20 था तो सप्लाई 100 थी, तो आपका सप्लाई कर्व ए पॉइंट पर था। जब आपका प्राइस कम हो गया 15 पर आ गया, तो आपका सप्लाई कर्व बी पर शिफ्ट, बी पर क्या होगा, मूव हो गया। आपका क्वांटिटी सप्लाई कितना होगा, 70 होगा, ये तो ये क्या हुआ, कम हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ए पॉइंट से जब आपका सप्लाई कर्व बी पॉइंट पर मूव हो गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई भी बोलते हैं। आज क्लियर हो गया होगा। आपको याद रखना, वाई एक्सिस पर प्राइस लिया गया है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड लिया गया है। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन जो जितने भी हमने पढ़े हैं ये सारे क्लियर हो गए होंगे अभी तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, शिफ्ट इन सप्लाई कर। अभी हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे मूवमेंट की। अब हम शिफ्ट पर आ गए। शिफ्ट क्या होता है आपका, शिफ्ट होता है अगर आपका जो कर्व है, आपका अपवर्ड कर्व है, ये कैसे शिफ्ट हो जाए, इस पॉइंट से आपका ऐसे शिफ्ट हो जाए डाउनवर्ड, या फिर आपका अपवर्ड क्या जाए, शिफ्ट हो जाए। इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट होना या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना, इसको बोलते हैं शिफ्ट होना। ठीक है, आप इसको ग्राफिकली देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले हम देख लेते हैं इसका थ्योरेटिकल। चेंज इन सप्लाई occurs due to change in factors other than the price। अभी आपको याद रखना है, जब आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, मूवमेंट हो रही थी, आपकी मूवमेंट किस बेसिस पर हो रही थी, मूवमेंट हो रही थी आपके प्राइस के बेसिस पर। आपका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, और अगर आपका प्राइस कम हो रहा था आपकी सप्लाई कम हो रही है। लेकिन शिफ्ट किस बेसिस पर होता है, प्राइस के बेसिस पर नहीं होता। आपका शिफ्ट इन सप्लाई कर जब होता है जब आपका प्राइस होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। प्राइस कहता है कॉन्स्टेंट, प्राइस आपका कांस्टेंट है। और जो अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर कौन से, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हो गया, डिक्रीज होगी, या फिर आपके जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस है वो पता चल गया हमें। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अदर फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आएंगे तो हम कैसे होगी आपकी डिमांड का, आपकी सप्लाई कर क्या आएगी, शिफ्ट होगी, उसके अंदर में शिफ्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपका जो प्राइस है वो फिक्स रहेगा, ठीक है, इसके अंदर हमारा प्राइस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हमारा प्राइस जो है मूवमेंट के अंदर होता है और अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, तो हमारे क्या देखने को मिलता है, हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। मूवमेंट अलग सप्लाई कर देखने को मिलता है, मींस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, लीड्स टू शिफ्ट इन सप्लाई कर, ये किसको लीड्स करेगा, सप्लाई इन, शिफ्ट इन सप्लाई कर के अंदर कैसा हो सकता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है एक तो, और एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। इनको हम और दूसरे नाम से जानते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं किसके नाम से जानते हैं, इसको डिक्रीज इन सप्लाई के नाम से जानते हैं। ये डिक्रीज इन सप्लाई क्या है, इधर इधर आना था, डिक्रीज इन सप्लाई, क्या डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई के नाम से जानते हैं, और डिक्रीज इन सप्लाई के नाम से। राइट वर्ड अगर शिफ्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, लेफ्ट वर्ड अगर शिफ्ट होगा तो उसको डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन द फैक्टर्स द सेम प्राइस फैक्टर्स
द सेम प्राइस। अभी इसके अंदर क्या बात बोला गया आपको, जब आपके फेवर में चेंजेस होंगे, अगर आपके फेवर के अंदर चेंजेस हुए आपके अदर फैक्टर्स के अंदर जो कि क्या प्राइस से अलग है, आपका प्राइस तो कांस्टेंट रहने वाला है, जितने भी अदर फैक्टर हैं उसके अंदर अगर आपके फेवरेबल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपके फेवर के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आपका जो सप्लाई कर्व वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपके फेवर के अंदर आपके जो जितने भी आपके फैक्टर्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, प्राइस तो आपका सेम रहने वाला है। अदर देन फैक्टर आपके, अदर देन प्राइस आपके जितने फैक्टर अगर आपके फेवर में नहीं होंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन सप्लाई देखने को मिलेगा, मींस लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। आपका सप्लाई का किस वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज सप्लाई शिफ्ट इन सप्लाई कर इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई क्या मीन्स, आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी caused due to any factors other than the price own price of the commodity। इसके अंदर बोला गया है आपका राइज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी होगा इसके अंदर किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। आपका जो ओन प्राइस है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है कमोडिटी का। आयोग के क्लियर होगा इसके अंदर, अपने स्केड्यूल के अंदर देखते हैं आपका प्राइस क्या है, कांस्टेंट है 20 और 20 ही है, लेकिन आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, 10 से 150 हो गई है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है। अगर हम देखें इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है तो कैसा हो रहा है आपका, पहले आपका जो एस जो आपका कर्व था वो कैसा था, आपका इधर था, आपका सप्लाई कर्व इधर था, लेकिन अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले आपका सप्लाई कर्व कितने पर था, 20 जब आपका प्राइस था तब आपकी क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी सप्लाइड आपकी 100 थी। तो ऊपर वाले के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा था, आपको सप्लाई कर्व देखने को मिल रहा था, मींस आपको ए पॉइंट के ऊपर अगर हम माने ए पॉइंट के ऊपर आपको सप्लाई कर्व देखने को मिल रहा था। लेकिन अब क्या आपका प्राइस तो सेम है, प्राइस तो क्या आपका सेम है, लेकिन आपका क्या है, आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ गई है, सप्लाई क्या बढ़ गई है, 150 हो गई है। अब 150 हो गई तो आपका जो शिफ्ट जो आपका सप्लाई कर वो क्या जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, कहां से, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर क्या जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं आपका शिफ्ट इन सप्लाई कर मींस इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं हम इसको। अगर आपका सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो आपका किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये S1 क्या आपका न्यू सप्लाई कर बन के आ गया, तो ये न्यू सप्लाई कर आपको दिखा देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सप्लाई कर, ठीक है। इसके अंदर आपको सिंपली प्राइस आपको कांस्टेंट रखना है, प्राइस आपका कांस्टेंट है, वाई एक्सिस पर आप देख सकते हो, वाई एक्सिस पर अगर आप देखोगे तो आपका प्राइस कितना 20 है, तो ये 20 आपका कांस्टेंट रहने वाला है। एक्स एक्सिस पर आपकी सप्लाई आपकी क्या रहने वाली है, बढ़ने वाली है, पहले 100 थी फिर 150 हो गई है। फिर आपको समझ में आ गया आपका जो सप्लाई पहले सप्लाई ए पॉइंट पर था अब बी पॉइंट पर शिफ्ट हो गया है, क्यों शिफ्ट हो गया, क्योंकि आपका प्राइस, क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ गई है, प्राइस आपका सेम रहने वाला है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे सप्लाई क्यों कैसे बढ़ी है, इंक्रीज इन सप्लाई कैसे आया, अदर फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अदर फैक्टर्स की वजह से कैसे, अगर हम माने कि आपकी जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है तो इसीलिए आपकी सप्लाई क्या है, बढ़ गई है, ठीक है। ऐसे ही डिक्रीज इन सप्लाई के अंदर अगर हम देखेंगे आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मीन्स डिग्रेड हो गया, पहले अपग्रेड ऐसे पहले वाले का क्या अपग्रेड हो गई तो डिग्रेड हो गई है, तो डिक्रीज इन सप्लाई कैसे होगा, आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट होगा, आपको प्राइस तो सेम रहने वाला है, क्वांटिटी आपकी क्या आने वाली, कम होने वाले, कम क्यों हुई आपकी क्वांटिटी, कम हुई है टेक्नोलॉजी की वजह से। आपकी टेक्नोलॉजी कैसे हो गई, कम हो गई, तो आपकी सप्लाई भी क्या होगी, कम हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन पढ़े तो डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू अ फॉल इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी caused due to any factors other than the own price of the commodity। Decrease in supply refers to fall in the supply, मीन्स हमारी सप्लाई को क्या देखने को मिलेगा, हमें फॉल देखने को मिलेगा ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी के अंदर, किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से, जहां पर आपका जो प्राइस वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अदर फैक्टर्स के अंदर मैं मेनली अभी टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देख रहा हूं, आप कोई भी अदर फैक्टर्स हो उसको देख सकते हो। अभी मैं टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, अगर आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, कम हो गई है, डिग्रेड हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है, प्राइस आपका उतना ही था। तो देख लेते हैं 20 प्राइस था जब आपका, तो आपकी सप्लाई कितनी थी, ए पॉइंट पर आपका सप्लाई कर क्या था और 100 कितना था आपका सप्लाइड थी, सप्लाई थी। अभी आपके जो प्राइस है 20 है, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो 70 होगी, 70 क्यों होगी, ड्यू टू टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आने की वजह से टेक्नोलॉजी आपकी डिक्रीज हो गई है, डिग्रेड हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, तो आपकी कितनी होगी, 70 आ गई है आपकी सप्लाई। तो आपका 20 प्राइस है तो 70 आपकी क्या है, सप्लाई है। तो ये बी पॉइंट पर क्या जाएगा, आपका जो सप्लाई कर्व है वो क्या जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये S1 क्या है, न्यू सप्लाई कर्व है, जो डॉटेड के अंदर आपको दिखाया गया है, ये क्या आपका न्यू सप्लाई कर्व है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या लेफ्ट वर्ड क्या जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा,
लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट होगा, इस एस पॉइंट से S1 कर्व पर आ गया है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। आई होप अपने क्लियर हो गए होंगे। मोमेंट अलोंग द मोमेंट अलोंग द सप्लाइड कर्व और शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आज हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखने वाले हैं। आई होप आप वो वीडियो भी जरूर जाके देखोगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।